क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और ना ही आप स्कूल में फेमस हो, लेकिन एक दिन अगर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पर जाने के बाद अगर आप एक रिंग किंग बन जाओ, और रिंग किंग का ये ड्यूटी है कि उसको एवरेज किंग को हराकर इस दुनिया पे शांति लेकर आना है। लेकिन रिंग किंग का पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको 5 प्रिंसेस के साथ शादी करके एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? क्या आप प्रिंसेस के साथ वो सारा कुछ करके रिंग किंग बनना पसंद करोगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में सातो नाम का एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक बीटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके बाजू से काफी ज्यादा रोशनी आने लग जाता है, जिस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। और जब भी सातो वो लाइट के पास जाता है वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लाइट के अंदर से एक बूढ़े अंकल और एक लड़की भी आए होते हैं। और आगे वो लड़की सातो के पास आकर उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो शर्माते हुए कहता है मेरा नाम सातो है। और आगे वो लड़की अपना नाम ही में बताते हुए कहती है आज तुमने जो कुछ भी देखा वो किसी को भी मत बताना, इसके बदले में मैं तुम्हारे दोस्त बनूंगी। जो सुनकर सातो अपने मन में कहने लग जाता है उसी समय मुझे पता चल गया था कि मुझे हिमे को पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। और आगे सातो उससे हाथ मिलाते हुए प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा हिमे को पोर्ट्रेट करेगा। जिसके बाद 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सुबह सुबह उसके पास आकर उसको उठाती है, और यहाँ पर हिमे सातो के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे सातो मन ही मन कहने लग जाता है ये लड़की का नाम हिमे है, मेरी बचपन की दोस्त, और करीब 10 साल से वो मेरी बाजू वाले फ्लैट पे रहता हुआ आ रहा है। और हिमे का कोई भी पेरेंट्स नहीं है, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता हुआ आ रहा है। और आगे सातो उसके बुक्स की तरफ देखते हुए कहता है हाई स्कूल के बाद से तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। जिस पर हिमे बताती है मैं जानबूझकर अपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है जिससे कि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन ना जाए, और वैसे भी मैं तो एक प्रिंसेस हूँ। जिस पर सातो कहता है मैं ये बात बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। और आगे हिमे सातो की तरफ देखते हुए उसके करीब जाने लगती है, और इसी वजह से सातो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और आगे हिमे उसके पास जाकर उसके गाल से एक चावल को निकाल लेती है, जो लेकर तुरंत हिमे वो चावल के दाने को तुरंत खा लेती है। और इसी वजह से सातो इतना ज्यादा शर्मा जाता है जिस वजह से उसका मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल पे जाने लगते हैं, और जाते हुए सातो उसके गले पे 2 रिंग को देखता है, जो देखकर सातो को अपने पास की मेमोरी याद आने लगता है, जहाँ पर हिमे बता रही थी ये रिंग मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर वो बताती है ये रिंग मैं उसको दूंगी जिसके साथ मेरा शादी होगी, और क्या तुम फ्यूचर में जाके मेरे साथ शादी करोगे। और वो रिंग को देखकर सातो ये सारा कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी हिमे उससे कहती है तुम ज्यादा सोचो मत, ये मैं तुमको नहीं दूंगी क्योंकि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सभी को अपना नंबर दिखा रही होती है, जहाँ पर वो कहती है मैं तो एक प्रिंसेस हूँ, इसी वजह से मुझे जीनियस तो होना ही पड़ेगा है ना। जो सुनकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो, आखिरकार तुम कौन से किंगडम का प्रिंसेस हो। और दूसरे साइड सातो के दोस्त सातो से कह रहा होता है कल से समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है और इससे तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम हमेशा स्कूल आते हो। जिस पर सातो बताता है ऐसा बात नहीं है, हिमे तो मेरे बगल वाले रूम पे रहता है, इसी वजह से हम दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। जिस पर उसका दोस्त गुस्सा होकर कहता है चीजें हमेशा ऐसा नहीं रहेगी, और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है तभी हिमे सातो को देख के एक स्माइल पास करता है, और तभी सातो के फोन में एक मैसेज आता है जो कि हिमे की तरफ से था, जहाँ पर लिखा होता है आज रात हम समर फेस्टिवल पे घूमने जाएंगे। जो देखकर सातो शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार वो मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, और उसका ये फेस को देखकर हिमे उसको और एक स्माइल पास करके यहाँ से चली जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों समर फेस्टिवल पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर तो हिमे युकाटा पहना हुआ था, इसी वजह से सातो शर्माते हुए उसका तारीफ करने लग जाता है, और इसी वजह से हिमे शर्माते हुए उससे कहती है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फेस्टिवल पे घूमते हुए हिमे सातो को बता रही होती है क्या तुमको याद है जब हम दोनों बच्चे थे तब हम दोनों इस फेस्टिवल पे आया करते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों गुम गए थे और मैं आगे खो ना जाऊँ इसी वजह से तुम पूरे समय तक मेरा हाथ पकड़ के रखा था। और सच में सातो तुम तो उस समय काफी ज्यादा कूल थे। और आगे हिमे एक दुकान पे जाकर एक स्टफ टॉय को देखते हुए कहती है मुझे ये चाहिए सातो। जो सुनकर सातो वो दुकान से एक बंदूक को लेकर शूट करता है, जहाँ पर सातो पहली बार में वो स्टफ टॉय को जीत जाता है, और इसी वजह से हिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो दोनों एक पार्क के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर सातो अपने मन में कह रहा होता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कन्फेस करने का, और वो कन्फेस करने वाला होता है तभी वहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर हिमे कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ये चीज तुम्हारे साथ देख पा रही हूँ, और उसका ये खुशी को देखकर सातो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। और आगे हिमे शर्माते हुए उसको बताती है मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं तुमको कभी भी नहीं बता पाई। और आगे वो बताती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने घर को शिफ्ट करूंगी। जो सुनकर सातो तो सदमे में आ जाता है, और आगे वो दोनों घर पे आ जाते हैं जहाँ पर हिमे उसे शुक्रिया कहती है एक साथ घूमने जाने के लिए। और सातो कुछ बोले इससे पहले हिमे घर के अंदर चले जाती है, और इसी वजह से सातो भी अपने रूम पे आकर हिमे के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, जहाँ पर सातो कहता है हिमे काफी ज्यादा दूर जा रही है आखिरकार कहाँ पर। और तभी अचानक से सातो के घर पर काफी ज्यादा लाइट आने लगता है, जो देखकर सातो अपने रूम के बाहर जाकर देखने लग जाता है, जहाँ पर वो देखता है पहाड़ के ऊपर तो वही लाइट आ रहा था जो कि 10 साल पहले भी आया था। और यहाँ पर हिमे तो उसके अंदर जाने वाली थी तभी यहाँ पर सातो आकर उसको पुकारता है, और
सातो को देखकर हिमे खुश होकर कहती है, आखिरकार तुमको याद आ ही गया। असल में मैं एक दूसरी दुनिया पे जाने वाली हूँ क्योंकि मेरा शादी होने वाला है और तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए हिमे वो लाइट के अंदर जाने लगती है और वहाँ पर सातो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। और ये देखकर सातो कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर हिमे को चाहने के लिए आया था, नहीं जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो उस लाइट के अंदर चला जाता है और जब भी सातो का आंखें खुलता है वो देखता है वो तो एक अलग ही जगह पर है और वहाँ पर तो हिमे के साथ एक लड़की का शादी हो रहा होता है। और जब भी हिमे सातो को देखती है वो तो इमोशनल हो जाती है और सातो को देखकर प्रिंस हिमे से पूछता है, आखिरकार ये लड़का कौन है। और सातो कुछ बोलने वाला होता है तो यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर को देखकर हिमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है। और आगे वो उसी मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर हिमे के ग्रैंडफादर को दे मारता है और आगे वो कहने लगते हैं, ये मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें रिंग ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी और जल्दी करो हिमे, हमने रिंग प्रिंस को पहना दो। और इसका ये बात को सुनकर हिमे सीधा जाकर सातो को किस करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसी वजह से वो रिंग सातो के पास चला जाता है और उसके साथ शादी भी हो जाता है। और ये देखकर प्रिंस कहता है, हिमे तुम अपना मन का सुना। ये कहकर वो सातो को एक शॉट देता है और देखते देखते उन दोनों के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। और तभी अचानक से सातो का हाथ में जो शॉट था वो रिंग के वजह से चमकने लग जाता है, जहाँ पर सातो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, बट कुछ भी हो जाए मैं हिमे को बचा कर ही रहूंगा। ये कहकर ये की अटैक में वो मॉन्स्टर को हरा देता है, जो देखकर सभी तो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से सातो थक के मारे वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी सातो अपना आंखें खोलता है वो सामने हिमे को देखता है, जहाँ पर हिमे उसको बताती है और हम दोनों अभी रॉयल पैलेस पे कपल बेड पे हैं। और उसका ये बात को सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसका ये फेस को देखकर हिमे पूछती है, आखिरकार तुम शर्मा क्यों रहे हो, क्योंकि हम दोनों ने तो किस भी करी है। और आगे वो बताती है, असल में मेरी शादी एक प्रिंस से होने वाली थी और मुझे उस प्रिंस से शादी नहीं करना था और तभी तुम भी आ गए, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर लिया और ये सब के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि अब से तुम ही मेरे हीरो हो। और उसका ये बात को सुनकर सातो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और जब भी वो दोनों बाहर जाते हैं वो दोनों देखते हैं उस किंगडम के सभी लोग नया किंग को देखने के लिए आए होते हैं। और तभी हिमे के ग्रैंडफादर सातो से कहता है, तुमको यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर धीरे धीरे करके सातो को भी समझ आ गया था, इसी वजह से वो चिल्ला कर कहता है, मेरा नाम सातो है और मैं इस किंगडम का नया किंग हूँ और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो अपने मन में कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा कह दिया। और तभी अचानक से उस जगह पर हिमे आ जाती है, जो देखकर सातो उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताती है, बेवकूफ हम दोनों की शादी हो गई है, इसी वजह से हम दोनों को अब से ऐसे ही नहाना पड़ेगा। और आगे वो दोनों ऐसे ही नहा रहे होते हैं, जहाँ पर हिमे उसको बताती है, मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो ये सारा कुछ नहीं होता। जिस पर सातो कहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत करो और वैसे भी हमारा समर ब्रेक चल रहा है। जहाँ पर हिमे कहती है, मैं तो इस दुनिया से हूँ, इसी वजह से मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जिस पर सातो कहता है, अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और सातो का ये बात को सुनकर हिमे कुछ याद करती है, बचपन पे हिमे को सभी काफी ज्यादा बुली करते थे, लेकिन सातो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था। जो सोचकर हिमे उससे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा से मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो एक दोस्त के तौर पर। जिस पर सातो भी एग्री करता है। और तभी अचानक से उस किंगडम के खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाता है, जो सोचकर सातो भी डर के मारे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर सातो तो कुछ भी पहना नहीं था, इसी वजह से हिमे काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, रिंग किंग आखिरकार तुम आ ही गए। और यहाँ पर किंगडम पे तो हमला हुआ था, इसी वजह से वो दोनों कपड़े पहनते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं। और उन दोनों को देखकर एक सोल्जर बताता है, हमारे किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसी वजह से हमें आपका मदद चाहिए। जिस पर हिमे कहती है, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, सातो के पास कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है। तो यहाँ पर हिमे के ग्रैंडफादर आकर बताते हैं, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और जब तक उसके पास रिंग है उसको लड़ना ही पड़ेगा। और आगे वो सातो को एक हथियार देते हैं, जिस वजह से वो चमकने लग जाता है। जो देखकर सातो कहता है, मुझे इस दुनिया के बारे में और यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो समझ आ गया है कि मुझे किसी भी हालत में हिमे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिमे उसको एक किस करता है, जिस वजह से उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी साइड हम लोग को एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक मेट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सातो ठीक टाइम पे आकर वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और यहाँ पर सातो तो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था, जहाँ पर ग्रैंडफादर बताते हैं, ये सारा कुछ हिमे के किसके वजह से हो रहा है और तुम दोनों के ये बोन की वजह से ये पावर आ रहा है। और प्रिंसेस की यही ड्यूटी होती है कि वो रिंग किंग का पावर को एक्टिवेट करे, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है कि तुम ये चीज कितने देर तक कंट्रोल कर सकते हो। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ये सारा कुछ तुमको सिखा
दूंगा। जुसिन का सातो उनसे पूछता है क्या आप असल में हिमे के ग्रैंडफादर हो, लेकिन मैंने सुना है आप तो एक ग्रेट सेज हो। जिस पर ग्रैंडफादर बताते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं एक ग्रेट सेज हूँ और मेरा नाम असल में एल्वास्टर है। और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से आसमान पे एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। और असल में वो मॉन्स्टर तो एविस किंग का एक नाइट था, इसी वजह से एल्वास्टर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सातो उसका बात को नहीं सुनता और वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो नाइट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर जमीन से टकराता है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगता क्योंकि उसके पास रिंकिंग का पावर जो है। और तभी एल्वास्टर उसके पास आकर कहता है सातो जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और ये कहकर एल्वास्टर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर सातो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, जो देखकर वो नाइट दो एबिस को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। और इसी वजह से वो दोनों एबिस उसके पीछे भागने लग जाता है। और भागते हुए सातो पूछने लग जाता है आखिरकार वो कौन था, जहाँ पर वो बताते हैं वो तो एक नाइट था एबिस किंग का और उसके पास मैजिकल पावर भी है और वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। और एल्वास्टर का सारा बातें सुनने के बाद सातो उससे पूछता है क्या मैं अपने रिंग के मदद से उसे हरा नहीं सकता, जिस पर एल्वास्टर कहता है ये सारा कुछ बाद में होगा, पहले हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये कहकर एल्वास्टर अपने मैजिक के मदद से वहाँ पर एक चट्टान खड़ा कर देता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही अटक जाता है। और जब भी वो दोनों आगे बढ़ने वाले होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे पहले से ही वो नाइट खड़ा हुआ था, लेकिन ठीक टाइम पे प्रिंस आकर उसके ऊपर कपड़ा लगाकर आग लगा देता है। और ये कहकर प्रिंस सातो से कहता है जल्दी से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जिसका सातो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि हिमे अभी भी यहाँ पर ही है, जिस पर प्रिंस बताता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि हिमे अभी पूरी तरीके से सेव है। और आगे हम लोग देखते हैं वो लोग एक गाड़ी में बैठकर कैसल से दूर जा रहे होते हैं और प्रिंस के वजह से हिमे अभी भी जिंदा था, इसी वजह से सातो उससे थैंक्स कहता है, जिस पर प्रिंस कहता है कोई बात नहीं। और वो आगे बताता है मेरा नाम मार्स है और मैं गिसारा सेम्पेयर का सेकंड प्रिंस हूँ। और तभी एल्वास्टर बताने लगते हैं किंगडम का हालत काफी ज्यादा बुरी है और वो नाइट को अभी भी पता नहीं चला कि हम लोग कैसल से भाग चुके हैं। और एक बार अगर वो नाइट को पता चल गया कि हम लोग भाग चुके हैं तो वो लोग एबिस को भेजेगा हमारा पीछा करने के लिए। और अगर बात की जाए वो नाइट को हराने का, हम कभी भी ये रिंग के मदद से वो नाइट को हरा नहीं सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। और अभी हम लोग को भागना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास अभी पूरी तरीके से पावर नहीं आया है और रिंग किंग के तौर पर तुम्हारे पास बस एक ही रिंग है और अपना फुल पावर पे आने के लिए तुमको अभी भी 4 रिंग को हासिल करना पड़ेगा। जिस पर सातो शॉक्ड होकर कहता है क्या ये वेटिंग रिंग नहीं है। और आगे एल्वास्टर बताता है अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो तुमको वो रिंग हासिल करने के लिए अभी भी 4 प्रिंसेस से शादी करना पड़ेगा और यही है रिंग किंग की ड्यूटी। क्या तुम ये चीज सुन के एक्साइटेड नहीं हो। और उन लोगों का ये बात को सुनकर हिमे काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और आगे वो लोग के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर एल्वास्टर उन लोगों को बताता है बहुत साल पहले एबिस किंग इस दुनिया पे आया था अपना डार्क पावर के मदद से ये दुनिया को कब्जा करने के लिए और इसी वजह से बहुत सारे देश तबाह हुआ और काफी सारे लोग मारे भी गए। और वो डार्क पावर को खत्म करने के लिए रिंग किंग ने 5 रिंग बनाए और वो रिंग के अंदर 5 अलग अलग पावर थे जैसे कि लाइट, फायर, वाटर, वाइंड एंड आर्ट। और ये रिंग के मदद से रिंग किंग ने एबिस किंग को सील कर दिया था और बाद में वो रिंग 5 अलग अलग लड़कियों को दिया गया और अभी के लिए एबिस किंग दोबारा जाग गया है और अपना पावर को बढ़ा रहा है। और तुम्हारा बस एक ही काम है, तुमको वो रिंग को 5 लड़की से कलेक्ट करना है और दोबारा पहले की तरह एबिस किंग को सील कर देना है। फिर नेक्स्ट सीन में सातो और हिमे को दिखाया जाता है जो कि एक साथ सोने वाले होते हैं और तभी अचानक से सातो के पीठ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और जब भी हिमे सातो का बॉडी को देखती है उसको पता चलती है सातो के बॉडी में तो काफी ज्यादा चोट लगा हुआ था। और ये सारा कुछ देखकर हिमे रोते हुए कहती है ये सारा कुछ मेरी गलती है, मैंने तुमको चूज किया, इसी वजह से तुमको ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। और ये सारा कुछ कहती हुए वो रूम से भाग जाती है, जो देखकर प्रिंस उसके पीछा करते हुए बैल्कनी में आ जाता है और वहाँ पर तो प्रिंस खड़ा हुआ था, जो देखकर सातो उसे हिमे के बारे में पूछता है, जिस पर मार्स बताती है हाँ वो अभी अभी मेरे पास से गुजरी है और मैं समझ गया तुम दोनों वो सारा कुछ कर रहे थे है ना। जिस पर सातो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, हम दोनों वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और आगे मार्स कहता है बाय द वे मैं तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं अभी काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ रिंग किंग की ड्यूटी से। और वैसे भी तुम हिमे के लिए उस दुनिया से इस दुनिया पे आ गए, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है ना। और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा कुछ ज्यादा समय ले लिया। और तुम जाकर पीछे देख सकते हो, मुझे लगता है वहाँ पर हिमे हो सकता है। और जब भी सातो उसके पास जाता है हिमे तो वहाँ पर फुट फुट के रो रही होती है, जो देखकर सातो उससे कहता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ और रिंग किंग बना हूँ और इसीलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। आखिरकार तुमने अपना माइंड बना ही लिया इस दुनिया के शांति के लिए और मुझे एक अनजान पर्सन से शादी करना पड़ जाता, लेकिन जब मैंने देखा तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे मैं काफी ज्यादा खुश हुई और इसी वजह से मैं उसी के साथ शादी किया जिसको मैं लाइक करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कमरे में होते हैं और वहाँ पर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा
मार रहे होते हैं और आगे सातो उसको पेट पे लेटा देता है वो सारा कुछ करने के लिए और आगे वो उसके साथ वो सारा कुछ करने वाला ही होता है, लेकिन तभी सातो कुछ रियलाइज करता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं करता। जो देखकर हिमे उससे कहती है सातो आखिरकार क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ वो सारा कुछ नहीं करोगे? जिस पर सातो बताता है मैं तुम्हारे साथ अभी ये सारा कुछ नहीं कर सकता, हम दोनों पहले बचपन के दोस्त थे और अभी हस्बैंड वाइफ है और इसी वजह से हम दोनों को थोड़ा सा समय लगेगा ये चीज कैचअप करने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बस्टर उन दोनों से कहता है यार तुम दोनों ने तो कल कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। और आगे वो कहता है मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और तभी वहाँ पर मार्स उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है और वो कपड़े पहनने के बाद एल्बस्टर बताता है सबसे पहले हम एल्फ के इलाकों में जाएंगे और हम लोग वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एल्फ के रॉयल फैमिली के पास रिंग ऑफ विंड है और इसी के साथ सभी एल्फ काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है और तभी ग्रैंडफादर बताते हैं ये बैरियर अलग जातियों को अंदर जाने के लिए रोकता है। और तभी अचानक से उन लोगों के पास काफी बड़ा एक भालू आ जाता है और इसी वजह से वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। और भागते हुए एल्बस्टर बताता है सातो क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुमने उसको क्यों चिढ़ाया? और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ का मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसी वजह से हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। और आगे वो लोग वो बैरियर के सामने आ जाता है और वो भालू भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो बैरियर की वजह से वो भालू काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और दूसरी साइड पे वो लोग तो उस जगह के अंदर चले आए थे जहाँ पर सातो कहता है मैं रिंग किंग हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रिंसेस के लिए आया हूँ। जिस पर वो एल्फ बताते हैं हमने रिंग किंग के बारे में अफवाह सुनी है और हम लोग तुमको रिंग किंग के पैलेस पे भी लेकर जाएंगे और तुम लोग चीजें जैसे चाहते हो वैसा ना हो तो तुम लोग दुखी मत हो जाना। और आगे वो लोग अंदर पे जाते हुए पैलेस पे पहुँच जाते हैं और जब भी वो लोग अंदर पे जाते हैं सिंहासन पे तो कोई भी बैठा नहीं होता और असल में प्रिंसेस तो उसके पीछे छुपी हुई थी। जो देखकर सातो कहता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। जिस पर वो कहती है तुम दोनों ने तो शादी भी कर लिया है, इसका मतलब तुम दोनों ने किस भी किया है ना? जो सुनकर सातो हाँ कहता है और इसी वजह से प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर वो सब तो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तो यहाँ पर उन लोग के पीछे से एक बंदा आकर कहता है तुम लोग परेशान होना हमारे प्रिंसेस के वजह से, लेकिन यही है हमारा प्रिंसेस और प्रिंसेस से रिंग लेना आसान नहीं होगा। जो सुनकर सातो उससे पूछता है आखिरकार आप कौन हो? जिस पर वो बताते हैं मेरा नाम जेट है और मैं इस जगह का किंग हूँ और अभी जो भागी है वो रिंग प्रिंसेस ऑफ वाइंड है और असल में वो मेरी छोटी बहन है और तुमको देखकर ऐसा लग रहा है तुम ही रिंग किंग हो। और तभी उसका एक ही इशारे से चारों तरफ से सोल्जर उसे घेर लेते हैं और ईमे के पूछने पर जेट बताता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम कुछ दिनों के लिए रिंग किंग के ऊपर नजर रखेंगे। और आगे वो लोग सातो को जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ पर सातो कहता है तुम्हारा बहन तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जिस सुनकर जेट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मेरा बहन काफी ज्यादा काइंड और भोली है और वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है और काफी रीजन के वजह से मेरी बहन ये कैसल के बाहर पा भी नहीं रखी और अभी तो मेरा बहन बस 54 ईयर का है और इसी वजह से उसका शादी का वक्त नहीं हुआ है और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर कुछ दिनों से नजर रखूंगा और तुम ज्यादा चिंता मत करो, 80 साल बाद हम तुमको रिलीज कर देंगे और उस टाइम पे मेरा बहन थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है मैं इतने समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और आगे जेट बताता है चाहे एविस किंग हो या फिर कोई भी हो, जब तक हमारे पास ये बैरियर है तब तक हम लोग पूरी तरीके से सेफ है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए हम लोग ये बैरियर के सोर्स को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे। फिर 3 दिन बीत जाता है जहाँ पर सातो का हालत काफी ज्यादा खराब होता है और तभी उसके पास एक एल्फ आकर उसका मुंह दबाती हुए कहती है मुझे पता है तुम वो 5 रिंग को कलेक्ट करके एविस किंग को हराने वाले हो और क्या तुम सच में एविस किंग को हराओगे ना कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? जिस पर सातो बताता है मेरा बस एक ही मकसद है, मैं हमेशा हिमे के साथ रहना चाहता हूँ। और उसके ये बात सुनकर वो एल्फ उससे कहती है तुम्हारे पास रिंग किंग की पावर है लेकिन तुम इसके बावजूद भी एक ही लड़की से पूरा जिंदगी बिताना चाहते हो। और आगे वो एल्फ वो एक सीक्रेट डोर को ओपन करती हुए कहती है मैं इस जगह का गार्ड हूँ और तुम एक लौटे पर्सन हो जो कि एविस किंग को हरा सकता है। और ये सारा कुछ जेट को भी पता है लेकिन फिर भी वो तुमको यहाँ पर पकड़ के रखा है ताकि वो लोग वो बैरियर को बचा सके जो कि एक पिंजरे की तरह है। और आगे वो एल्फ सातो को अपने साथ लेकर जाता है और थोड़ी देर जाने के बाद सातो एक जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोग के सामने 2 स्टैचू था जिसके हाथ में रिंग ऑफ विंड था। और आगे वो एल्फ बताती है यही रिंग तुमको प्रिंसेस देने वाली है। और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर कोई आने लग जाता है जिस वजह से वहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस था जो कि वो स्टैचू से बात करने लग जाती है। जो देखकर सातो वो एल्फ से पूछता है क्या हमेशा नेफिटिस ये 2 स्टैचू से बात करता है? जिस पर वो एल्फ बताती है ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि ये हमारा किंग और क्वीन है और इनका दिल तो मर गया है लेकिन इनका बॉडी पत्थर जैसा बन गया है और काफी सालों से किंग और क्वीन ही वो कर्स बैरियर को पावर दे रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर सातो काफी जोर से चिल्ला देता है और ये सारा कुछ तो
नेफिटिस भी सुन लेती है। इसी वजह से वो पूछती है आखिरकार वहाँ पर कौन है, और इसी वजह से सातो उसका ध्यान भटकाने के लिए पक्षियों की आवाज निकालने लगता है। जो सुनकर वो एल्फ गुस्से से पूछती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार यहाँ पर कहाँ से ही बर्ड आएगा। और जब भी नेफिटिस सातो को देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और तभी नेफिटिस को ढूंढते हुए वहाँ पर कोई आने लग जाता है, और इसी वजह से सातो और वो एल्फ नेफिटिस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब भी वो गार्ड वहाँ पर जाता है उसको तो वहाँ पर नेफिटिस नहीं मिलता है, और इसी वजह से वो गार्ड ये बात जेट को जाकर बताता है। जो सुनकर जेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे वो नेफिटिस को ढूंढने के लिए कहता है। और दूसरा सातो और नेफिटिस को दिखा जाते हैं जहाँ पर नेफिटिस अभी भी बेहोश थी। और तभी सातो को एक पास्ट मूवमेंट याद आता है जहाँ पर वो एल्फ सातो से कहती है प्रिंसेस अभी बेहोश है और तुम्हारे पास यही मौका है, जल्दी से तुम अपना मिशन को कंप्लीट कर लो। लेकिन इसके बावजूद भी सातो अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और जब भी नेफिटिस को होश आती है वो सातो को देखकर काफी ज्यादा डरने लग जाती है, और वो इतना ज्यादा डर गया था जिस चक्कर में वो उल्टियाँ कर देती है। और जब भी बाकी लोग जेल पे जाकर देखते हैं उन लोगों को पता चलता है वहाँ पर तो सातो नहीं था, और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वही एल्फ आकर जैसे कहती है काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अब तक तो सातो नेफिटिस को लेकर भाग चुकी है। जिस पर जेट कहता है मुझे पता है एल्डर आप झूठ बोल रही हो। जिस पर वो बताती है अब तुमको सच्चाई को अपनाना ही होगा जेट, अब से तुम्हारी छोटी बहन तुमको पसंद नहीं करेगी और इसी के साथ तुमको बड़े भाई कहकर भी नहीं पुकारेगी। और उसका ये बात को सुनकर जेट का हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाता है। और तभी हम लोग को सातो और नेफिटिस को दिखाया जाता है जो कि अपना कपड़े सुखाने के लिए देता है, और उल्टियाँ करने की वजह से वो तो काफी ज्यादा दुखी होती है। इसी वजह से सातो उससे पूछता है नेफिटिस क्या मैं तुमको सच में डरावना लगता हूँ। जिस पर नेफिटिस बताती है मैं हमेशा से ये पैलेस के अंदर पली हूँ और आज तक मैं कभी भी ये पैलेस से बाहर नहीं गई, इसी वजह से मैं अनजान पर्सन से काफी ज्यादा डरती हूँ। जो सुनकर सातो कहता है मुझे पता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ बट फिर भी मैं स्पेशल नहीं हूँ और इस दुनिया के बारे में जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर नेफिटिस उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा दुनिया कैसी है, क्या तुम्हारे दुनिया पे काफी ज्यादा गॉब्लिन है और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। जो सुनकर सातो बताता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दुनिया पे, और असल में मेरी दुनिया तो काफी ज्यादा शांत है। जो सुनकर नेफिटिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी दुनिया पे एल्फ भी होती है। और यहाँ पर नेफिटिस तो पूरी तरीके से बिना कपड़ों में था जिस वजह से सातो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी सातो बताता है नहीं हमारे दुनिया पे कोई भी एल्फ नहीं है। जिस पर नेफिटिस तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी सातो पूछता है क्या तुमको दूसरी दुनिया के बारे में इंटरेस्ट है। जिस पर नेफिटिस बताती है हाँ मुझे बाहरी दुनिया के बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और तभी यहाँ पर नेफिटिस के भाई और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिस सुनकर सातो अपना कपड़े पहनते हुए कहता है मैं यहाँ पर हिमे के लिए आया था और हिमे के लिए मैं बस 5 रिंग को कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और जब भी वो लोग बाहर जाते हैं ये देखकर जेट तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जो देखकर नेफिटिस उससे कहती है आप जैसा सोचते हो सातो वैसा नहीं है। जिस पर जेट कहता है हमारे पेरेंट्स ने वो रिंग को पहन के रखा है इसी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, और क्या तुम अपने मॉम डैड को धोखा देना चाहते हो, जल्दी से तुम मेरे पास आओ। और इसी वजह से नेफिटिस भी उसके भाई के पास जाने लगता है। और तो यहाँ पर एल्डर आकर कहती है जेट ये सारा कुछ मैंने किया है और पता नहीं तुम रिंग को क्यों नहीं पसंद करते हो, लेकिन मैंने सातो के ऊपर काफी देर तक नजर रखा। और आगे एल्डर के कहने पर जेट मान जाता है और वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सातो से कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी उस जगह पर एल्डर आकर उन दोनों से झुककर कहती है मैं इस जगह का सबसे पुराना एल्फ हूँ। जो सुनकर सातो पूछता है क्या नेफिटिस हमेशा से ऐसी ही थी ना कि वो अपने मॉम डैड की वजह से ऐसे बना है। जो सुनकर एल्डर एल्फ बताती है अब टाइम आ चुका है तुमको सारा कुछ सच बताने का। बहुत समय पहले नेफिटिस के मदर और उसके सिस्टर पहले नहीं थे जो कि रिंग को पहनने वाले थे, और हमारे ये कैसल को बचाने के लिए काफी सारे सिस्टर को बनाए गए, लेकिन जो ओल्डर सिस्टर थी उसको एक ट्रैवलर से प्यार हो गया और वो पर्सन तो एक इंसान था, इसी वजह से इस जगह पे पूरा हलचल मच गया। अगर वो ह्यूमन को रिंग ऑफ विंड मिल गया तो वो इस जगह को छोड़ के चला जाएगा या फिर उसका और कोई मकसद होगा, ऐसे ही काफी ज्यादा अफवाह फैलती गई। और इसी वजह से सवियल वो इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन दूसरी साइड प्रिंसेस वो ट्रैवलर से काफी ज्यादा प्यार करने लग गई थी। लेकिन एक दिन वो ट्रैवलर हमारे प्रिंसेस को छोड़ दिया, और ये कंफर्म नहीं है कि वो प्रिंसेस को छोड़ दिया ना कि हमारे लोग ने उसको मार डाला। लेकिन जब से वो ट्रैवलर गया हमारे लोगों के अंदर काफी ज्यादा शांति आ गई थी, लेकिन दूसरी साइड प्रिंसेस भी काफी ज्यादा उदास होने लग गई। और इसी वजह से प्रिंसेस ये जगह को छोड़ के चली गई और हम लोगों को एक श्राप देते गई कि जो कोई भी ये रिंग को पहनेगा इस जगह पे एविस का हमला होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से एक ही झटके में ये जगह पूरा तबाह हो जाएगा। और ये श्राप के वजह से सभी एल्फ काफी ज्यादा डरने लग गए, और इसी वजह से नेफिटिस के मॉम डैड वो रिंग को पहन के उसका श्राप को अनलिस्ट कर दिया था, जहाँ पर वो लोग एक कर्स बैरियर को एक्टिवेट किया ताकि कोई भी नेशन के अंदर ना आ सके। लेकिन इसके कारण उन दोनों को एक कीमत चुकाना पड़ा, जहाँ पर वो दोनों पत्थर में बदल गए। और पत्थर बनने से पहले नेफिटिस के मॉम उससे एक वादा करवाया कि तुम प्रॉमिस करो कभी भी तुम ये नेशन
स्टेशन से बाहर नहीं जाओगी। और ये कहकर किंग और क्वीन पत्थरों में बदल गए। और ये सारा कुछ सोच के नेफिरिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सातो पूछता है क्या अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं एविस किंग यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जिस इनका सातो पूछता है आखिरकार रिंग का क्या होगा, जिस पर वो कहते हैं हम लोग रिंग को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे और हमारा गोल बस एक ही है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रिंग को कलेक्ट करना है ताकि हम लोग उसके मदद से एविस किंग के नाइट को हरा सके। और इस पर सातो भी मान जाता है और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और ये सारा कुछ देखकर जेट अपने मन में कहता है चलो अच्छा ही हुआ कि ये लोग यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर जेट के पास एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जहाँ पर वो कहता है एविस किंग की सेना हमारे कर्ज बैरियर को तोड़ के अंदर आ रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर जेट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी साइड एविस किंग की सेना को दिखाया जाता है जो कि उस बैरियर को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और देखते देखते वो बैरियर के अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर घुस जाते हैं। और दूसरी साइड सातो सभी के साथ यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं। और इतने सारा मॉन्स्टर को देख के सातो कहता है क्या बैरियर काम नहीं कर रहा है, और आखिरकार बैरियर के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ गए। और वो सभी मॉन्स्टर तो कैसल के पास जा रहे थे, इसी वजह से ग्रैंडफादर सातो से कहता है जल्दी से जाओ और बोरिंग को जाकर प्रोटेक्ट करो। और अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए सातो हिमे के साथ एक किस करता है। और दूसरी साइड सभी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शहर पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, जो देखकर एल्डर नेफिटिस के पास जाकर उसको बाहर की सिचुएशन बताती है, जिस पर नेफिटिस बताती है मुझे बाहर की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे भैया सारा को संभाल लेंगे। और दूसरी साइड वो एविस किंग का नाइट को दिखाया जाता है जो कि रिंग के पास पहुंच जाता है और वो रिंग को लेने ही वाला होता है, तो यहाँ पर जेट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नाइट तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक के अटैक में जेट को काफी दूर फेंक देता है। और इसी वजह से एक ही अटैक में जेट का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं अपने लोगों को तुमको मारने नहीं दूंगा और कुछ भी हो जाए मैं रिंग ऑफ विंड तुमको नहीं दूंगा। जिस इनका नाइट उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है और वो अटैक जेट को लगने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे सातो आकर उसको बचा लेता है। और सातो को देखकर जेट पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर सातो बताता है मैं एक रिंग किंग हूँ और इसी वजह से मैं इस जगह को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आगे वो नाइट से कहता है मैं पिछली बार तुमको नहीं हरा पाया था, लेकिन इस बार मैं तुमको हरा कर ही मानूंगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस बार काफी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। और ये बोलते टाइम सातो हिमे की तरफ देख रहा था, जिस वजह से हिमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी सातो नाइट के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और आगे हिमे जेट के पास जाकर उसको पट्टी लगा देती है, जहाँ पर वो कहती है तुम चिंता मत करो सातो हमें जरूर बचाएगा। जिस पर जेट कहता है हाँ मुझे पता है और कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगा और कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को ये कर्ज बैरियर से आजाद करूंगा। और यहाँ पर सातो तो वो नाइट से काफी ज्यादा पीटता है क्योंकि उसके पास एक ही रिंग है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर है। और ये सारा कुछ हिमे समझ जाती है और वो जल्दी से भाग के एक जगह पे जाने लग जाती है। और असल में हिमे तो नेफिटिस के रूम के पास गया था उससे मदद मांगने के लिए, और यहाँ पर सातो उसे लड़ ही रहा होता है, तो यहाँ पर एल्डर आकर बताती है हिमे नेफिटिस के पास गई है उससे मदद मांगने के लिए। जिस इनका सातो पूछता है आखिरकार हिमे वहाँ पर क्यों गया है, जिस पर वो बताती है शायद हिमे तुमको बचाना चाहती है, इसी वजह से वो वहाँ पर गई है। और जब तक नेफिटिस यहाँ पर नहीं आ जाता जब तक हम लोग को ये नाइट को उलझा कर रखना पड़ेगा। और दूसरी साइड हिमे नेफिटिस से कहती है प्लीज तुम सातो से शादी कर लो और तुम्हारे अंदर भी जो फीलिंग है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरा भी पेरेंट्स रिंग ऑफ लाइट को बचाने के चक्कर में मारे गए थे, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे फीलिंग को समझ सकती हूँ। और मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं सातो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने वो बैरियर को इसलिए बनाया ताकि मुझे वो रिंग पहनना ना पड़े, तो फिर मैं कैसे अपने पेरेंट्स का वादे को तोड़ दूं। और इसी वजह से हम दोनों ही एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जिसन का हिमे कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम होपलेस नहीं हो और ये नेशन को बचाने के लिए सभी लोग दूसरी साइड फाइट कर रहे हैं। जिसन का नेफिटिस बोलती है रिंगिंग का काम ही है फाइट करना, इसी वजह से वो फाइट कर रहा है। जिस पर हिमे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे टाउन को बचाना चाहता है, इसी वजह से वो अभी फाइट कर रहा है। और ये सुनने के बाद नेफिटिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे हिमे रोते हुए कहती है अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सातो मारा जाएगा और मैं उसको अकेले नहीं मरने दे सकती, इसी वजह से प्लीज तुम कुछ करो। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी नेफिटिस अपना दरवाजे को खोलते हुए कहती है क्या मैं सच में मदद कर भी पाऊंगी। और आगे वो लोग सातो के पास काफी बड़ा एक हथौड़ा लेकर आते हैं और नेफिटिस को देखकर जेट पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो दोनों मिलकर वो बड़े से हथौड़े को लेकर वो स्टैचू को तोड़ देते हैं, जो देखकर जेट का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसी वजह से जो कर्ज बैरियर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और आगे नेफिटिस वो रिंग को उठाकर सातो को एक किस करती है और इसी वजह से सातो और नेफिटिस की शादी भी हो जाता है, जो देखकर जेट कहने लग जाता है अगर कर्ज बैरियर नहीं रहा तो एविस किंग हमारे शहर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो सुनकर नेफिटिस बताती है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो रिंग किंग हमारी मदद करेगा। और आगे वो दोनों मिलकर पावर को एक्टिवेट करते हैं और वो रिंग से इतना सारा पावर निकलता है जिस वजह से एक ही झटके में सभी
मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और वो लाइट के वजह से नाइट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और जब भी सातो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वो नाइट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो रिंग के वजह से सातो तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जहाँ पर सातो उसका अटैक को डॉज करके अपना तलवार को वो नाइट के अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी अचानक से सातो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी सातो को होश आता है वो अपने सामने नेफिटिस और हिमे को देखता है। और तभी यहाँ पर ग्रैंडफा आकर सातो से कहते हैं तुमसे कोई मिलना चाहता है। और तभी यहाँ पर एक छोटी सी एल्फ आकर कहती है तुम्हारा शुक्रिया रिंग किंग, क्योंकि आप ही के वजह से हमारा शहर अभी तक सुरक्षित है। और सातो के पूछने पर ग्रैंडफा बताते हैं ये वही एल्डर एल्फ है जो कि उस टाइम पे टाउन को छोड़ दिया था। जो देखकर सातो काफी गुस्से से पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर किस लिए आए हो, जहाँ पर वो बताती है मैं ही वो नाइट थी। और आगे एल्डर एक ब्लैक रिंग सातो को दिखाते हुए कहती है यही वो रिंग है जो कि इतने सालों से क्वीन को कंट्रोल कर रही थी। और आगे क्वीन बताने लग जाती है जब मैंने अपना पैर को खोया और इस टाउन को छोड़ा मैं इस टाउन को दोबारा देखना नहीं चाहती थी। और इसी चीज का फायदा उठा के एविस किंग ने मेरे को मैनिपुलेट किया, जहाँ पर एविस किंग ने मुझे ब्लैक रिंग और वुंड पहना के एक नाइट बना दिया। जिस उनका साथो सोचने लग जाता है क्या एविस किंग इतना ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर एल्डर बताती है एविस किंग ने अपने फिजिकल फॉर्म को खो दिया है जब वो पहली बार रिंग किंग से फाइट की थी और उसका सोल अभी एक जगह पर कैद पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सेना को अभी भी बढ़ा रहा है। जिस उनका साथो जल्दी से खड़ा होकर कहता है मुझे जल्दी से बाकी सभी रिंग को भी इकट्ठी करनी होगी। और तभी वो गिरने वाला होता है लेकिन ठीक टाइम पे ही में उसको पकड़ लेती है। जिस पर एल्डर बताती है तुमने अपना रिंग किंग का पावर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उस टाइम पे तुम मर भी सकते थे, लेकिन ये दोनों प्रिंसेस का प्यार तुमको बचा रहा था। और तभी साथो रियलाइज करता है कि उसको तो दो वाइफ मिल चुका है और वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी नेफिटिस उससे कहती है पास में काफी अच्छा एक हॉट स्प्रिंग है, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं और इस वजह से तुम्हारा थकान भी पूरी तरीके से मिट जाएगी। और उसको इतना ज्यादा खुश देखकर साथो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। और आगे वो तीनों हॉट स्प्रिंग पे जाकर नहा रहे होते हैं, जहाँ पर नेफिटिस हिमे से पूछती है क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो जिससे कि मैं भी तुम्हारी तरह साथो को प्यार दे सकूं। जिस पर हिमे कहती है हाँ मैं तुमको सिखा दूंगी, लेकिन इसके लिए हर दिन रात पे तुमको साथो को किस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एल्डर एल्फ आकर कहती है मैंने कभी भी दूसरी दुनिया के लोगों को रोमांस करते हुए नहीं देखा, इसी वजह से मैं भी ये देखना चाहती हूँ। और आगे हिमे शर्माते हुए कहती है नेफिटिस देखो आखिरकार ये कैसे करते हैं। और ये कहती है हिमे साथो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और ये सारा कुछ देखकर साथो उसको रोकते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी साइड क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एल्बस्टर से पूछती है जिससे कि मैं काफी ज्यादा प्यार करती थी, क्या आप बता सकते हैं आखिरकार वो कहाँ पर मिलेगा। जिस उनका एल्बस्टर उसको एक लॉकेट देते हुए कहता है ये चीज मुझे किंग ने दिया था और वो जहाँ पर भी है वो अभी जिंदा है और अभी भी वो तुमको काफी ज्यादा पसंद करता है। और असल में ये वही लॉकेट होता है जो कि क्वीन ने उसको दिया था। और बाद में हम लोग देखते हैं बाकी सब यहाँ से जाने लगते हैं। और तो यहाँ पर नेफिटिस आकर साथो से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और बाद में क्वीन को एल्डर से पता चलता है कि वो पहले जिससे प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि एल्बस्टर ही था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साथो नेफिटिस के साथ वो सारा कुछ कर रहा था और उन दोनों का ऐसा करते हुए देखकर हिमे काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वो दोनों वो सारा कुछ करना स्टार्ट करने ही वाले थे तो यहाँ पर हिमे का आँख खुल जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है ये तो बस उसका एक सपना था। फिर हिमे उठकर साथो के पास जाता है जो कि नेफिटिस को खाना दे रहा था और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है। तभी मार्स पूछता है आखिरकार अब हम कौन से किंगडम में जाने वाले हैं। जिस पर एल्बस्टर बताते हैं अब हम रिंग ऑफ वाटर पे जाएंगे। जो सुनकर तो मार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर खाना खाने के टाइम पे नेफिटिस का मुंह जल जाता है, इसी वजह से साथो उसके पास जाता है। जो देखकर हिमे थोड़ी सी जेलस फील करके अपने मन में सोचती है साथो कुछ टाइम से नेफिटिस के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसी वजह से वो गुस्सा होकर कहती है मेरा खाना कहाँ है साथो। जिस पर साथो कहता है मैं अभी बिजी हूँ, इसी वजह से तुम अपना खाना खुद ही ले लो। और ये बात को सुन के हिमे रोती हुई यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन ठीक टाइम पे साथो उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर अचानक से एक चलता फिरता सिटी आता है और वो सिटी को देख के उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या है। जो देखकर एलिवेस्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बताता है आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा लकी है और ये है रिंग ऑफ फायर और ये काफी बड़ा चलती फिरती सिटी है, इसी वजह से हम लोग इसका मौका को नहीं गवा सकते। और इसी वजह से हम लोग पहले रिंग ऑफ फायर का रिंग लेंगे और उसके बाद ही हम लोग रिंग ऑफ वाटर की रिंग लेने के लिए जाएंगे। और ये बात को सुनकर मार्स थोड़ा सा उदास होता है और ये चीज साथो देख लेता है। और तभी एलिवेस्टर चिल्लाता है हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। और ये सुनकर तभी अचानक से ऊपर से एक सीढ़ी आता है और वो सीढ़ी को देखकर नेफिटिस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको ऊंचाइयों से डर लगता है। और उसका ये हालत देखकर साथो कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुमको ऊपर पे लेकर जाऊंगी। जो सुनकर हिमे जेलस होती हुई कहती है तुम चिंता मत करो मैं उसको ऊपर लेकर जाऊंगी। और आगे सभी लोग ऊपर पे चढ़ने लग जाते हैं और साथो चढ़ते हुए ऊपर का नजारे को देखते हुए कहता है भगवान मुझे प्लीज एक बार दिला दो। और बाद में जब भी सभी लोग ऊपर चढ़ते हैं वो जगह तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और तभी एल्बस्टर बताने लगते हैं पहले रिंग किंग के अर्ली एरा में कैट फॉक्स ने उसके जमीन खोदी और
और इसके बाद वो लोग एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना सिटी बनाए और इसी वजह से ये सिटी अपने आप ही मूव करता है और इसी के साथ ये सिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर एल्बास्टर ये सारा कुछ बता ही रहे होते हैं तो यहाँ पर हिमे और नेफिडिस वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर नेफिडिस तो इस जगह का चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो पहली बार ये सारा कुछ देखा था। और जब भी वो देखती है साथों यहाँ पर नहीं है वो काफी ज्यादा डरने लगती है, जिस चक्कर में नेफिडिस डर के मारे वहाँ पर ही उल्टिया कर देती है। और तभी हिमे कैट फॉक्स को देखते हुए कहती है इनका कान तो काफी ज्यादा क्यूट है, जिस पर नेफिडिस बताती है ये लोग बिल्कुल भी क्यूट नहीं है क्योंकि इन लोगों के ऊपर वॉरियर का खून बह रहा है और ये लोग काफी ज्यादा डरावने हैं और ये सारा कुछ मैंने एक बुक में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक कैट फॉक्स आकर कहती है अगर तुम लोग खो गए हो तो एरिना पे जाकर तुम लोग वेट कर सकते हो क्योंकि ये इस जगह का सबसे फेमस जगह है। और दूसरा साथों भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है जहाँ पर वो कहता है हिमे और नेफिडिस आखिरकार तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर मार्स दो कैट फॉक्स से पूछती है क्या आप बता सकते हो रिंग ऑफ फायर की कोई हमें कहाँ मिलेगी, जो सुनकर एक कैट फॉक्स कहती है हाँ मुझे समझ आ गई कि तुम प्रिंसेस के साथ ब्लैंक डेट पर जाना चाहते हो। और उन लोगों का ये बात को सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और दूसरा हिमे और नेफिडिस वही एरिना के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक जगह पे बैठकर खाना खा रही थी और खाना खाते हुए नेफिडिस के गाल पे थोड़ा सा खाना लग जाता है और इसी वजह से हिमे उसको गाल से खाना को पोंछ देती है, जो देखकर नेफिडिस कहती है आप और साथों बिल्कुल एक जैसे हो और आप दोनों जब मेरे साथ रहते हो मैं अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करती हूँ और मुझे लगता है मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। जो सुनकर हिमे कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिस पर वो बताते है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा तो जेलस फील करती होगी। और उसका ये बात को सुनकर हिमे भी कुछ भी नहीं बोल पाती और आगे नेफिडिस बोलती है मुझे पता है आप साथों को काफी ज्यादा ही पसंद करते हो और मुझे ये भी पता है आप दोनों का प्यार पूरा ही सच्चा है। और वो और भी कुछ बताने वाली होती है तभी एरिना से एक बंदा नीचे आकर गिरता है और उसे देखकर हिमे और नेफिडिस काफी ज्यादा डर जाते हैं और देखते देखते उस जगह पे साथों भी आ जाता है, जो देखकर हिमे सीधा जाकर ये सब के बारे में साथों को बता देता है। और जब भी वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं प्रिंसेस तो एक पर्सन के साथ लड़ाई कर रही थी और आगे प्रिंसेस एक ही अटैक में वो पर्सन को हरा देता है और ये देखकर साथों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे प्रिंसेस कहती है आखिरकार अगला कौन है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये प्रिंसेस के नाम ग्रेनट है। और आगे प्रिंसेस जब भी साथों के हाथ पे वो रिंग को देखती है वो कहती है तो आखिरकार तुम ही हो रिंग किंग और अगर तुमको मेरे हस्बैंड बनना है तो तुमको मेरे से भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड कोई कमजोर पर्सन हो। और ये कहकर ही प्रिंसेस सीधा साथों के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर साथों भी उसका अटैक से बच जाता है, लेकिन जब भी प्रिंसेस दूसरा अटैक करता है वो उससे बच नहीं पाता और वहाँ पर ही ढेर हो जाता है। और उसका ये हालत देखकर प्रिंसेस कहती है मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि रिंग किंग इतना ही ज्यादा कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि तुम एविस किंग को हरा पाओगे और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो और अगर तुमको दोबारा मेरे से लड़ना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साथों मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पर साथों तो मार्स के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था और ये सारा कुछ हिमा दूर से देख रही थी। तो यहाँ पर एक पर्सन सभी को खाना देते हुए बताता है जो भी बंदा हमारा प्रिंसेस को हराएगा प्रिंसेस उसी के साथ शादी करेगी और मुझे नहीं लगता कोई भी इस कंट्री पे प्रिंसेस के साथ शादी कर पाएगा क्योंकि इस कंट्री में प्रिंसेस सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से हम लोग दूसरी कंट्री से भी कुछ लोगों को बुलाया है ताकि वो लोग हमारे प्रिंसेस को हरा सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हमारे प्रिंसेस को हरा नहीं पाए। जो सुनकर साथों कहता है क्या मैं प्रिंसेस को हरा भी पाऊंगा। जो सुनकर एल्बास्टर बताने लगते हैं तुम चिंता मत करो क्योंकि अगर तुम उसके साथ 10,000 बार लड़ोगे भी फिर भी तुम उसको हरा नहीं पाओगे। जो सुनकर साथों काफी ज्यादा घबरा कर कहता है तो फिर मैं प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ, जिस पर एल्बास्टर बताते हैं भूलो मत तुम्हारे पास 2 रिंग है। जो सुनकर साथों कहता है मैच के बीच में मैजिक इस्तेमाल करना ये तो चीटिंग है ना, जिस पर वो खाना सर्व करने वाला बंदा कहता है ये चीटिंग नहीं है क्योंकि मैजिक तुम्हारा बॉडी पार्ट की तरह तुम्हारा एक हिस्सा है और अगर तुम प्रिंसेस से जीतना चाहते हो तो तुमको और भी ज्यादा खाना खाना पड़ेगा जिससे कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जो सुनकर साथों स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ढेर सारा खाना को खाने लग जाता है और आगे साथों प्रिंसेस का एक बैटल देखने के लिए जाता है जहाँ पर प्रिंसेस पहले की तरह एक ही अटैक में वो सामने वाले पर्सन को हरा देती है और ये देखकर साथों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और उसको उदास देख के ही मैं उसके पास आकर उसको अपने गोदी में सोने के लिए कहती है। जो सुनकर साथों भी उसके गोद में लेट जाता है और वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर नेफिडिस तो एक जगह पर छुप के उन दोनों की बातें सुन रही होती है और आगे साथों अपना थकान मिटाने के लिए मार्स के साथ हॉर्स स्प्रिंग पे जाता है जहाँ पर साथों मार्स से कहता है अगर तुम रिंग किंग होते तो क्या तुम प्रिंसेस को हरा पाते। जो सुनकर मार्स साफ साफ मना कर देता है और ये सुनकर साथों सोचने लग जाता है क्या प्रिंसेस इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उन लोगों का मसाज की बारी आ जाता है और वहाँ पर तो साथों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मसाज लड़कियां जो करने वाली थी, लेकिन तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी मसाज नहीं करूंगी। और तभी यहाँ पर साथों के पास एक डरावना बंदा आकर कहता है जनाब आप चिंता मत कीजिए हम आपका मसाज
करेंगे। और वो बंदे को देखने के बाद सातो का तो फट के चौसर हो जाता है और अगली पल में उसका मसाज भी पूरी तरीके से हो जाता है। अतः यहाँ पर सातो के पास प्रिंसेस आ जाता है, जो देखकर सातो थोड़ा सा हैरान होता है और आगे वो सातो से कहती है जल्दी से तुम मेरे पैर को स्क्रब करो। जिस इनका सातो घबराते हुए कहता है लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। जिस पर वो बताती है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और मैंने तुमको फाइट में हरा ही है, इसी वजह से तुमको ये करना ही होगा। और इसी वजह से सातो भी उसका मसाज को करने लग जाता है। और तभी ग्रेनाइट बोलती है मैं ब्लैंक डेट करके काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हर एक बंदा मुझसे फाइट करता है और कोई भी जीत नहीं पाता। और अगर रिंग प्रिंसेस की ड्यूटी है रिंग किंग का ताकत को बढ़ाना, तो फिर मैं ये रिंग तुमको दे दूंगी और इसी वजह से मैं दोबारा तुमसे बैटल करूंगी और हारने का नाटक करूंगी। और इसी वजह से सभी को ऐसा लगेगा कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम ये रिंग का काबिल हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और ये सुनकर सातो गुस्से से कहता है मुझे तुम्हारी दया की कोई भी जरूरत नहीं है और कुछ भी हो जाए मैं तुमको हराने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। जो सुनकर ग्रेनाइट हंसते हुए कहती है ठीक है तुम अपना बेस्ट देना। और आगे हम लोग देखते हैं सातो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है प्रिंसेस को हराने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो उठ जाता है और तभी उसके बिस्तर में से नेफिटिस उठकर उससे कहती है गुड मॉर्निंग सातो। और उसको देखकर सातो चौंकते हुए कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर कब से थी? जहाँ पर वो कहती है मैं यहाँ पर हमेशा से थी और अभी आपका हालत कैसी है, क्योंकि आपने कल काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मुझे यकीन है कि आप प्रिंसेस ग्रेनाइट को जरूर हराओगे। जिस उनका सातो बताता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मैच पे जीत पाऊंगा। जिस पर नेफिटिस कहती है रिंग के पावर की मदद से आप जरूर जीतोगे और आपका दिल जो भी बोले आप वही करना और मैं आपका पूरा साथ दूंगी। जिस उनका सातो कहता है मैं आपसे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका जाने के बाद नेफिटिस तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं सातो मार्स के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और सातो का बार को देखकर मार्स तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सातो काफी कम टाइम के अंदर इतना ही ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आया था। और आगे सातो पूछता है क्या मैं आप प्रिंसेस को हरा पाऊंगा? जिस पर मार्स बताता है मुझे नहीं लगता कि तुम प्रिंसेस को हरा पाओगे और अगर तुम 10,000 बार उससे लड़े तो शायद एक बार तुम उसे जीत जाओ। Emotional damage. लेकिन इसके बावजूद भी सातो दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाता है और सातो को प्रैक्टिस करते हुए देख के हिमे काफी ज्यादा उदास होती है। और तभी हिमे देखती है दो कैट फॉक्स आपस में बात कर रहे थे। ये लड़का तो रिंग किंग है और ये लड़का प्रिंसेस का बॉडी भी टच की थी। जो सुनकर हिमे घबराते हुए पूछती है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या बोल रहे हो? और सारा कुछ पता लगने के बाद हिमे बिस्तर पे लेटते हुए सोने लग जाती है। आखिरकार उस टाइम पे सातो ने प्रिंसेस के साथ क्या किया होगा और कब वो मेरे साथ भी वो सारा कुछ करेगा। और जब भी उसको होश आती है वो कहती है आखिरकार मैं ये सारा कुछ क्या सोच रही हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो और ग्रेनाइट का मैच होने वाला था और इसी वजह से सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जब भी वो दोनों सामने सामने आते हैं उन दोनों को देखकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन वहाँ पर तो हिमे काफी ज्यादा उदास होती है, जो देखकर अल्बस्टर उससे पूछते हैं आखिरकार तुमको क्या हुआ है हिमे? लेकिन इसके जवाब में हिमे कुछ भी नहीं कहती। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अभी अभी प्रिंसेस से हारा था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है काश मैं रिंग किंग बन पाता। और तभी उसके सामने एक ब्लैक रिंग आ जाता है जो कि एविस किंग का रिंग था, जहाँ पर वो रिंग तो वो बंदे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लग जाता है, जिस वजह से वो बंदा भी मैनिपुलेट हो जाता है और वो एविस किंग का एक नाइट बन जाता है। और देखते देखते वो बंदा सातो के पास आ जाता है और वहाँ पर सातो कह रहा होता है कुछ भी हो जाए प्रिंसेस मैं आपको हरा कर ही रहूंगी। और देखते देखते वो बंदा आकर सीधा सातो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे ग्रेनाइट जाकर उसको बचा लेती है। और इसी वजह से वो बंदा अपना ब्लैक रिंग की पावर से आसमान से काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है। और ये देखकर वहाँ पर कुछ कैट फॉक्स के लोग आकर वो मॉन्स्टर को मारते हैं और कुछ गाय सेबली सभी लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। और इसी के साथ कुछ लोग वहाँ पर ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और वो नाइट को देखकर प्रिंसेस कहती है मुझे अपना वर्दी ओपोनेंट मिल गया है और मैं एविस किंग के बारे में सुना था। और ये कहकर ही सीधा प्रिंसेस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक से नाइट को कुछ भी नहीं होता और उल्टा उसका स्वॉर्ड ही पिघल जाता है। और ये देखकर सातो भी वो नाइट के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके भी अटैक की वजह से वो नाइट को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो नाइट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सीधा दीवार पे जाकर टकराता है। और उसका ये हालत देखकर ग्रेनाइट कहती है सातो तुम यहीं पर ही रुको मैं उसको संभालती हूँ। जिस पर सातो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारा शॉट तो उस तक छू भी नहीं पा रहा है। जिस पर ग्रेनाइट बताती है कुछ भी हो जाए मैं गिव अप तो नहीं करने वाली और हमारा काम है रिंग किंग को प्रोटेक्ट करना और वही हम करेंगे। और वो बात अलग है कि तुम्हारे पास रिंग किंग बनने की क्वालिटी नहीं है। और ये बात सातो के दिल पे लगता है और वो कहता है भले ही मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मैं रिंग की पावर की मदद से वो नाइट को हरा सकता हूँ। जो सुनकर ग्रेनाइट
ग्रेनाइट चौंकते हुए कहती है लेकिन ये तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सातो कहाँ ही हार मानने वाला था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है नाइट जल्दी से मेरे पास आओ और मेरा रिंग लेकर जाओ। जिस दिन का नाइट भी सातो के पास आ जाने लगता है और जब भी वो सातो के थोड़ा सा क्लोज जाता है सातो अपना विंड पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका आग बुझ जाता है। और ये देखकर तुरंत ग्रेनेड अपना तलवार सातो के तरफ फेंकता है, जो लेकर सातो अपना लाइट पावर का इस्तेमाल करता है। और देखते देखते सातो अपना तलवार की मदद से वो नाइट के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से वो बंदे का हाथ से वो ब्लैक रिंग भी निकल जाता है। और इतना ज्यादा पावर देखकर ग्रेनेड कहती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको कम समझा था, और भले ही तुम्हारे पास फिजिकल पावर नहीं है लेकिन तुम रिंग किंग होने के लायक हो और अब तुम मेरे हस्बैंड बनने के भी लायक बन चुके हो। जिस इनका सातो कहता है मैं फिर से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं और वहाँ पर सातो तो काफी ज्यादा पीट रहा होता है। और ये देखकर हिमे रोती हुई कहती है अभी भी आखिरकार सातो क्यों लड़ रहा है। और ये देखकर नेफिडिस उसके पास आकर कहती है क्या आप अभी भी सातो को चेयर नहीं करोगे। और यहाँ पर सातो तो बिना रिंग के पावर से लड़ाई कर रहा था, इसी वजह से ग्रेनाइट उससे पूछती है आखिरकार तुम अपना रिंग के पावर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। जिस पर वो बताता है ये रिंग मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा असली पावर नहीं है, क्योंकि मैं कूल बनना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और ये सुनकर हिमे काफी ज्यादा खुश होती है और आगे वो शर्माते हुए उससे कहती है अगर तुम ग्रेनाइट को हरा दिए तो रात पे तुम जो मर्जी मेरे साथ कर सकते हो। और हिमे का ये बात सुनकर सातो तो फुल एनर्जी में आ जाता है और तभी सातो को किसी की आवाज आती है और ये और कोई नहीं फर्स्ट रिंकिंग होता है, जो कि कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़के हो और चिंता मत करो मैं फाइट पे तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जैसे जैसे बोलूंगा तुम वैसा ही करना। और यहाँ पर सातो को पता चलता है ये आवाज तो ये रिंग से आ रहा था। और आगे पहला रिंकिंग बताते हैं तुम ज्यादा टेंशन मत करना क्योंकि ये इस रिंग का पावर नहीं है बल्कि तुम्हारा ये ओरिजिनल पावर है। और देखते देखते ग्रेनाइट फिर से सातो के ऊपर अटैक करती है और वो तो काफी ज्यादा फास्ट होती है और सातो उसको देख नहीं पाता, लेकिन रिंग की आवाज की मदद से उसको पता चल जाता है कि ग्रेनाइट ऊपर से आने वाला है। और इस चीज का मौका उठाकर सातो एक ही अटैक में उसको हरा देता है। और यहाँ पर ग्रेनाइट को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसको हरा दिया है और इसी वजह से वो सीधा जाकर सातो को किस कर देती है। और इसी वजह से सातो का भी शादी हो जाता है और उसके पास दो रिंग आ गए थे। और आगे वो कहती है रिंग किंग तुमने मुझे हरा दिया है, इसी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ तो चलो हम दोनों एक बच्चा पैदा करते हैं। और ये सुनकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सातो उठकर कहता है रुको जरा अभी मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले किसी और को प्रॉमिस करके रखा है। और ये सुनकर हिमे तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे और सातो एक ही बेड पर होते हैं। और यहाँ पर सातो तो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो हिमे के ऊपर ही सो जाता है, जो देखकर हिमे भी उसको एक किस देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी सातो बाजू में हिमे को देखती है हिमे उससे कहती है गुड मॉर्निंग सातो। और यहाँ पर हिमे तो पूरा ही नंगा था, जिस वजह से सातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कंबल में से नेफिडिस निकलते हुए कहती है कल रात पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन का हिमे उससे पूछती है आखिरकार तुम इस कंबल में कब से थी, और तुम्हारा रिवॉर्ड का टाइम खत्म हो गया है अब मेरी बारी है। तो यहाँ पर ग्रेनेड भी आ जाती है और कहती है उसके बाद मेरी बारी। और यहाँ पर सातो के साथ ग्रेनाइट का शादी हो गया था, इसी वजह से वो लोग एक जश्न रखते हैं और वहाँ पर सभी तो सातो को काफी ज्यादा चेयर करते हैं। और तभी ग्रेनाइट का फादर कहते हैं फाइनली उसको उसका पसंद का लड़का मिल गया और मैं इस वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर हिमे तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, इसी वजह से वो ड्रिंक करता है और एक पैक पीने के बाद ही उसको काफी ज्यादा नशा चढ़ जाता है। और इसी वजह से सातो उसको उठाकर अपने रूम पे लेकर आता है और वहाँ पर हिमे बताती है तुम हर समय मुझे टेंशन देते हो, इसी वजह से मैंने ड्रिंक किया। और सारा कुछ सुनने के बाद सातो उससे कहने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ तो करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं अपने वर्ल्ड पे जाकर ये सारा कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब है। जो सुनकर हिमे उससे कहती है तो फिर ठीक है अभी के लिए तुम मेरा बूस्ट को दबा सकते हो। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन हिमे के और एक बार कहने पर सातो उसका बूस्ट को दबाने लग जाता है। और यहाँ पर नेफिडिस और ग्रेनाइट तो ये सारा कुछ देख रहे थे, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और वहाँ पर तो कैट पाउडर जल रहा था, इसी वजह से ग्रेनाइट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उससे कहती है मेरे साथ भी अब बहुत सारा कुछ करो। और ये सुनकर हिमे और नेफिडिस मिलके उसको मार के बेहोश कर देते हैं और आगे वो लोग मिलके किंगडम ऑफ वाटर में चले जाते हैं। और वो सिटी तो काफी ज्यादा खूबसूरत था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पर तो मार्स नहीं था और इस पर अल्बास्टर बताते हैं शायद मार्स किसी काम पर गया होगा। और ये सुनकर सातो अपने मन में सोचता है वो यहाँ पर हमेशा से आना चाहता था। और तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है आप ही रिंकिंग हो ना, और मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है और मैं आपकी काफी बड़ी एक फैन हूँ। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे वो लड़की उसको एक गुलदस्ता देते हुए उसको सीधा जाकर किस कर देती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि किंगडम ऑफ वाटर की क्वीन थी। और आगे वो लड़की कहती है तुम तो काफी ज्यादा केयरलेस हो, मेरा नाम है सफीर और तुम अब से यहाँ का प्रिंस हो। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो सभी प्रिंसेस को देखते हुए कहती है लगता है मुझे इन सब से नहीं बनेगी। और आगे वो कहती है तुम अब से मेरी
हस्बैंड हो और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर इस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और मैं आशा करती हूँ तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे और आप सब भी मेरे साथ आइए क्योंकि मैं रिंकिंग का पूरा ताकत को देखना चाहती हूँ। जो सुनकर सातो पूछता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो बताती है कुछ टाइम बाद ये कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी यहाँ पर कुछ गार्ड अगर कहते हैं प्रिंसेस आप जल्दी से पैलेस पे चलिए और ये सुनकर तभी साफी सातो को गले लगाते हुए कहती है ये रिंकिंग है और मेरे साथ इसका शादी हो गई है। और ये सुनकर वो नाइट भी समझ जाता है और कहता है आप लोग हमारे साथ चलिए। और आगे एल्वेस्टर सभी को बताते हैं जिस नाइट को तुमने अभी देखा था वो मार्स का बड़ा भाई है और उसका नाम स्लेडर है जो कि एक अनडिफिटेड नाइट है। और आगे ग्रेनाइट भी कुछ बोलती है जो सुनकर सातो कहता है तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और ये सारा कुछ सुन के सफीर कहती है एक बीज लड़की आखिरकार क्या ही जानेगी। और ये सुनकर ग्रेनाइट तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे वो लोग कैसल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। और आगे सफीर बताती है कुछ समय बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है तो फिर तुम लोग रेडी रहना। और तभी यहाँ पर अचानक से काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस अपीयर हो जाता है जहाँ पर वो सीधा सातो के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर सातो सबसे पहले अपना फायरिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर सातो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके अपना स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और उसका ये खतरनाक पावर को देख के साफिर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये देखकर दूसरे से स्लेडर हमने मन में कहता है तो ये है रिंकिंग की पावर। और आगे वो लोग कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर साफिर रिंकिंग के पावर के बारे में अपने डैड को सारा कुछ बता देती है। और आगे वो कहती है आपने बोला था रिंग ना देने के लिए लेकिन मैंने तो रिंग दे दिया, क्या इस वजह से आप बुरा मान रहे हो। और ये सुनकर किंग के बगल में जो औरत थी वो कहती है आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो। और आगे वो औरत किंग के कान में बोलने लग जाती है अब हमारे कंट्री पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो सुनकर किंग कहते हैं रिंग किंग आखिरकार तुम हमारे किंगडम पे क्यों आए हो और तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ज्यादा चिल्लाने के कारण किंग को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सातो को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या किया। और इसी वजह से वो साफिर से पूछता है क्या वो औरत तुम्हारी मदर है, जिस पर वो गुस्सा होकर कहती है नहीं वो औरत को मेरे पापा ने हायर किया था लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। और वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लड़की आकर साफिर से कहती है दीदी आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कहा था हम दोनों एक साथ रिंकिंग से शादी करेंगे। जिस पर साफिर बताती है अभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था। और आगे साफिर बताती है ये मेरी ट्विन सिस्टर है और इसका नाम साफिरा है। और तभी साफिरा कहती है दीदी आपने ऐसा क्यों किया और आप कैसे इतना बेकार दिखने वाले लड़के से शादी कर सकते हो। और ये सुनने के बाद सातो तो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और आगे ग्रेनाइट कहती है सातो ने मुझे बैटल में आ रहा है लेकिन वो सुंदर है या फिर नहीं, मैंने इसके बारे में ज्यादा नोटिस नहीं किया। और आगे नेफिडिस भी बोलती है मैं तो एक एल्फ हूँ और मैं सुंदरता के बारे में क्या ही बात करूँ। और ये सुनकर सातो तो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है लेकिन तभी ही मैं सातो का तारीफ करने लग जाता है, तब जाकर सातो को थोड़ा सा राहत मिलता है। और तभी अचानक से वहाँ पर मार्स आकर कहता है साफिरा मैंने अभी तक वो प्रॉमिस को भूला नहीं हूँ। जिस पर साफिरा बोलती है मैं तुम्हारी आवाज को सुन नहीं सकती हूँ। ये कहकर ही वो वहाँ से भाग जाती है और इसी वजह से मार्स भी उसके पीछे जाता है। और ये सारा कुछ देख के सातो साफिर से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस इनका साफिर बताती है असल में मार्स साफिरा का लवर है। तो फिर चलो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गिजरस करके एक एम्पायर था जो कि पूरा वर्ल्ड को कब्जा करना चाहता था लेकिन वो वाटर सिटी को बल के दम पे हरा नहीं सकता था। और इसी वजह से वो अपने छोटे बेटे मार्स को इस कंट्री में भेजा था जिससे कि वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन बाहर पे भेज सके। लेकिन समय के साथ साथ मार्स और साफिरा को प्यार हो गया और इसी वजह से मार्स मिशन पे ध्यान नहीं दिया और उसको वापस से बुला लिया गया। और तभी मार्स के पास एक लेटर आता है कि एम्पायर के ऑर्डर के वजह से उसको एक रिंकिंग बनना पड़ेगा और रिंकिंग बनने के बाद वो साफिरा से जरूर शादी करेगा। और मार्स के पास यही रास्ता था साफिरा से शादी करने का लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो किसी दूसरे वर्ल्ड का लड़के को रिंकिंग बना दिया और मार्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इसी वजह से साफिरा काफी ज्यादा उदास है। और दूसरे साइड मार्स को दिखाया जाता है जो कि साफिरा से कहता है साफिरा मैं तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ जैसे कि मैं पहले करता था। जिस पर साफिरा रोते हुए कहती है आखिरकार तुम रिंकिंग क्यों नहीं बने। जो सुनकर मार्स कहता है मैं रिंकिंग का लायक नहीं था और असल में ये चीज तो वो साफिरा से वादा किया था लेकिन मार्स ये वादा को निभा नहीं पाया और इसी वजह से साफिरा वहाँ से चली जाती है। और आगे साफिरा अपना स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है उसके बाद विनिक्स हमारे पास आई और पहले तो उसके स्टोरी पे कोई भी बिलीव नहीं करता था लेकिन जब भी उसका प्रेडिक्शन सच होने लग गया उसको सभी बिलीव करने लग गए। और ये सारा कुछ सुनकर सातो उससे कहता है क्या तुमको ये नहीं लगता है एम्पायर ने विनिक्स को भेजा है। जिस पर साफिरा बताती है हाँ मुझे भी ये लगता है। फिर दूसरे साइड विनिक्स को दिखाया जाता है जो कि कहती है साफिर ने मेरे प्लान को पूरा बिगाड़ दिया है और इसी वजह से तुम लोग जल्दी से जाओ और रिंकिंग को मारकर रिंग मेरे पास लेकर आओ। और ये सुनकर वो लोग भी रिंकिंग को मारने के लिए उनके पास जाते
हैं। और यहाँ पर रिंकिंग तो 2 लड़कियों के साथ सो रहा था, इसी वजह से वो लोग बातें करते हैं कि मैं तो काफी ज्यादा जेलस कर रहा हूँ रिंकिंग से। तो यहाँ पर ग्रेनेड आ जाती है और उन लोगों को पीट के बेहोश कर देती है। साफिर सच बोल रही थी कि ये लोग रिंकिंग को मारने के लिए आए हैं और इनके सिर पे तो हॉर्न भी नहीं है, तो फिर शायद ये लोग दूसरे कंट्री से होंगे। और तो यहाँ पर अचानक से एक स्मोक बॉम्ब फटता है और इसी वजह से ग्रेनेड कुछ भी नहीं देख पाती और इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग भाग जाते हैं। और अगले दिन सुबह पे ग्रेनेड सभी को ये बात बता रही होती है और तभी हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रिंकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे एल्बस्टर अपने मैजिक के मदद से रिंकिंग को बचा लेता है और आगे वो लोग स्विमिंग पूल पे मजे करने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर ग्रेनेड साटो के क्लोज आकर उससे कहती है चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ही बच्चा पैदा करते हैं। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर ही मैं चिल्लाती हुई कहती है आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो। और आगे वो साटो के पास जाकर कहती है पहली बारी मेरी है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर नेफिरी साटो के पास जाकर कहती है मैं अभी लाइन पे हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और तो यहाँ पर साफिर आ जाती है और उसके स्विमिंग सूट को देख के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और आगे साफिर सातो के पास जाकर उसे कहती है सातो हमको सबसे पहले विनिक्स को एक्सपोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर उन दोनों की बातें विनिक्स का एक मेंबर सुन रहा होता है। फिर दूसरी साइड मार्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है। और तो यहाँ पर सातो आकर उससे कहता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, जिस पर मार्स बताता है हाँ क्योंकि उसमें सारा गलती मेरा ही था। जिस इनका सातो उससे पूछता है आखिरकार तुमने मुझे रिंकिंग बनने क्यों दिया और अगर तुम रिंकिंग होते तो तुम्हारे साथ साफिरा के शादी हो जाता। जिस पर वो बताता है जब मैं हिमे के साथ शादी करने वाला था और उस टाइम पे उसका फेस साफिरा के जैसा लग रहा था और इस कारण मुझे पता था आखिरकार हिमे क्या फील कर रही है और यही वो कारण है जिस वजह से मैंने तुमको रिंकिंग बनने दिया। और ये सुनकर सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्स अपने भाई के पास आकर उससे कहता है हमने तो वादा किया था ना कि इसके बाद से ये कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। जिस पर स्लाटर बताता है ये फादर का ऑर्डर है और वो तुमको अभी भी माफ नहीं किया क्योंकि तुमने रिंकिंग नहीं बने। और ये बताकर स्लाटर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद तभी वहाँ पर विनिक्स आकर मार्स से कहती है तुम चिंता मत करो, तुम रिंकिंग का रिंग को छीन सकते हो और इसी के साथ तुमने रिंकिंग का भरोसा भी जीत लिया है। और करीब 3 दिन बाद यहाँ पर मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं और इसी वजह से उस टाइम पे चारों तरफ कियोस ही कियोस होगा और इसी चीज का मौका उठाकर अब रिंकिंग को हरा देना। और उसका ये बात को सुनकर मार्स भी मैनिपुलेट होने लगता है और उसका ये बात को सुनकर मार्स पूछता है क्या तुम हमारे किंगडम का कोई जासूस हो। जिस पर वो बताती है मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो कि फ्यूचर को देख सकती है और ये किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं और यही तुम्हारे पास मौका होगा रिंकिंग को मारने का। और सातो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ एक इंसान है और इसी वजह से उसके पास इस दुनिया का रिंग पहनने का कोई भी हक नहीं है और अगर देखा जाए तो असली रिंकिंग तो तुम ही हो। और ये सारा कुछ कहकर ही वो मार्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और आगे वो एक तलवार निकाल कर उससे कहती है तुम तलवार की मदद से रिंकिंग को काफी इजीली हरा सकते हो क्योंकि रिंकिंग की कोई भी पावर ये तलवार के ऊपर वर्क नहीं करने वाला। और उसका इतना सारा बात सुन के मार्स भी मैनिपुलेट होने लग जाता है और आगे हम लोग देखते हैं मार्स वो तलवार को ले लेता है और ये देखकर विनिक्स जाते हुए उससे कहती है सारे रिंग को लेके तुम अपना एम्पायर पे आ जाना, मैं वहाँ पर ही तुम्हारा वेट करूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्स अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर मार्स के फादर मार्स से काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और आगे वो मार्स से कहते हैं तुम हमारे किंगडम को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे और मेरी वजह से तुमको रिंकिंग बनने का मौका मिला है, नहीं तो तुमको ये नहीं मिलता। और ये सारा कुछ सोचकर मार्स काफी ज्यादा निराश होकर आगे जाने लगता है और जाते हुए वो साफिरा को नहाते हुए देखता है और जब भी साफिरा उसको देखती है काफी ज्यादा शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर मार्स तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लग जाता है मेरे से काफी सारे गलती होगी और मैं सारा कुछ खो दिया। और इसी वजह से उसके तलवार के ऊपर एक चीज चमकने लग जाता है जिस वजह से मार्स तो पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है और इसी वजह से मार्स कहने लग जाता है रिंकिंग मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लेडर सबसे कह रहा होता है सातो और तुम यहीं पर ही रहना और हमारी सेना बाहर पे निगरानी रखेगी और हम लोग बाहर का मॉन्स्टर को संभालेंगे और अगर बाई चांस अंदर कोई आ जाता है तो तुम संभाल लेना रिंकिंग। और उसका ये बात को सुनकर सातो भी हाँ कह देता है और जब भी सातो बाहर जाता है हिमे उसके पास आकर उसको किस कर देती है और आगे हिमे बताती है तुम बैटल पे जा रहे हो इसी वजह से तुम्हारा पावर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसका ये बात को सुनकर सातो भी शर्माने लग जाता है और तभी यहाँ पर ग्रेनेड भी आ जाती है और वो भी सातो के पास जाकर उसको किस कर देती है जो देखकर हिमे उससे कहती है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बताती है आखिरकार क्या हुआ सातो मेरा भी तो हस्बैंड है। और तभी यहाँ पर नेफिटिस आ जाती है और वो कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ और इसी वजह से नेफिटिस भी सीधा जाकर सातो के गाल पे एक किस करती है। और ये सारा कुछ देख के साफिर का तो कुछ अलग ही रिएक्शन होता है जहाँ पर वो अपने मन में कहती है आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से एल्बस्टर उसको बताने लगते हैं रिंकिंग का कनेक्शन जितना उसका वाइफ के साथ होगा उतना ही
उसका पावर बढ़ेगा। और यहाँ पर मार्स तो ये सारा कुछ दूर से देख रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम लोग को स्लेडर का सेना को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और ये सारा कुछ स्लेडर साइड में खड़े होके देख रहा था। और तभी यहाँ पर एक सेना आकर उसको बताता है इन लोगों का जो बॉस मॉन्स्टर है वो पैलेस को ऊपर ही अपीयर हुआ है, इसी वजह से हम लोग को जल्दी से वहाँ पर सेना भेजना होगा। और उसका ये बात सुनकर स्लेडर बताता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिंग किंग है और वो अकेला है, उसको संभाल लेगा। फिर हम लोग को पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातों के सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और इसी वजह से सभी प्रिंसेस अंदर चले जाती है। और यहाँ पर अल्बास्टर और सातों लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे थे तभी वहाँ पर पीछे से मार्स आता है जहाँ पर मार्स अपना तलवार को निकालकर सीधा सातों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सारा कुछ अल्बास्टर भी समझ जाता है और वो सातों को साइड में हटने के लिए कहता है और इसी वजह से सातों वाल वाल बचता है। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर अल्बास्टर वो मॉन्स्टर को संभालते हुए सातों से कहता है सातों तुम मार्स को संभालो, मैं तब तक ये मॉन्स्टर को देखता हूँ। और ये सुनकर सातों भी मार्स से पूछता है आखिरकार तुमको हुआ क्या है और पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। जिस पर मार्स बताता है मेरा असली मकसद है बस रिंग को लाना और ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रस्ट को जीतना चाहता हूँ, जिस चीज का फायदा उठाकर मैं बाद में तुमको धोखे से मार दूं। और ये बताकर ये मार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर सातों उसे कहता है आखिरकार तुमको हो क्या गया है, जल्दी से होश में आओ। और उसको देखकर अल्बास्टर बताता है सातों मार्स को कोई मैनिपुलेट किया है। जिस सुनकर सातों पूछता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ, क्या मैं होली वाटर के मदद से उसको फिर से नॉर्मल कर दूं। जिस पर अल्बास्टर बताता है इसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन तुमको ये रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर मार्स तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से सातों अपने मन में सोचता है मैं इसको शॉर्ट की मदद से तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। और इसी वजह से सातों अपना रिंग की मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मार्स भी कम नहीं होता जहाँ पर वो अपना शॉर्ट के मदद से उसका अटैक को डॉच कर लेता है। और ये देखकर सातों काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी सातों का रिंग उससे बातें करने लग जाता है जहाँ पर वो बताता है उसके हाथ में नॉस्टैल्जिक शॉर्ट है और इसी वजह से मेरी पावर उसके ऊपर यूज नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये शॉर्ट उसको मिला कहाँ से। और आगे वो रिंग बताता है तुम टेंशन मत करो, तुम अपने पावर के मदद से उसको काफी इजीली हरा सकते हो। और ये सारा कुछ सुन के सातों कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं मार्स को नहीं मारने वाला। और जब भी सातों मार्स का फेस को देखता है उसको पता चलता है मार्स ये सारा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन कोई तो है जो कि मार्स को ये सारा कुछ करने के लिए कंट्रोल कर रहा था। और दूसरे साइड पैलेस पे भी सभी को पता चल जाता है कि मार्स और सातों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और ये सुनकर साफिरा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यहाँ पर सभी प्रिंसेस बालकनी में आते हैं उन लोगों को देखने के लिए जहाँ पर मार्स सीधा सातों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और यहाँ पर मार्स उसको मार सकता था लेकिन वो उसको मारता नहीं है। और ये देखकर सातों कहता है मुझे पता था तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो मार्स, और तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो। और ये सुनकर मार्स भी वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है सातों प्लीज तुम मुझे मार दो क्योंकि मेरे लवर ने मुझे छोड़ दिया है और मैं रिंग किंग भी बन नहीं पाया और इसी के साथ मैंने तुमको चोट भी पहुंचाया है, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे मार दो। जो सुनकर सातों कहता है तुम ये सारा कुछ मत सोचो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस जर्नी पे नहीं टिक पाता। और ये सुनकर मार्स को भी काफी अच्छा फील होता है। और आगे सातों कहता है तुम मेरे दोस्त हो इसी वजह से तुम मेरे साथ रहो। और आगे सातों का रिंग उसको बताता है जल्दी से तुम उसका स्वॉर्ड का क्रिस्टल को तोड़ दो। और ये सुनकर सातों भी ऐसा ही करता है जिस वजह से मार्स दोबारा नॉर्मल हो जाता है। और ये सारा कुछ दूर से देख के फिनिक्स कहता है मैं इस बार भी हार गई। और दूसरी साइड वो मॉन्स्टर सीधा जाकर हिमे के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ठीक टाइम पे ग्रेनेड आकर उसको बचा लेती है। और इस चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर तुरंत साफिरा को पकड़ लेती है। और ये देखकर मार्स तो काफी ज्यादा डर जाता है। और देखते देखते वहाँ पर फिनिक्स भी आ जाती है जहाँ पर वो कहती है मार्स जल्दी से तुम सातों से सारा रिंग ला कर दो। और ये सारा को सुनकर मार्स साफिरा के पास जाकर उससे कहता है साफिरा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जो सुनकर फिनिक्स कहता है क्या तुम बेवकूफ हो गए हो। और तभी इस चीज का फायदा उठाकर सातों साफिरा को बचा लेता है। और इस वजह से साफिरा तो नीचे गिरने लगती है लेकिन ठीक टाइम पे मार्स उसको पकड़ लेता है। और इस वजह से फिनिक्स तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और इसी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म पे आने लगती है और वो अपना मॉन्स्टर का भी रूप बदल लेती है। और ये सारा कुछ दिक्कत तभी वहाँ पर साफिरा का सातों को एक किस देती है। और इसी वजह से सातों के पास जो वाटर पावर था वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसी वजह से देखते देखते साफिर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है जहाँ पर साफिर तो एक ही अटैक में फिनिक्स का जो मॉन्स्टर होता है उसको हरा देता है। और ये देखकर सातों भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर फिनिक्स भी हार जाती है। और इसी वजह से फिनिक्स अपना पावर की मदद से वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग तो पूरी तरीके से बदल गया था जहाँ पर वो बताता है मुझे वो इसने कंट्रोल कर लिया था, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा खराब बन गया था लेकिन रिंग किंग की वजह से मेरी किंगडम और सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। और आगे किंग सभी से शुक्रिया कहता है क्योंकि अगर सभी लोग नहीं होते तो ये किंगडम पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और तभी किंग बोलते हैं फाइनली साफिर तुम एक अच्छे से हस्बैंड ढूंढ लिया। जिस पर साफिर बताती है आप ये क्या बोल रहे हो, ये तो एक बेवकूफ सा लड़का है। और ये सुनकर सातों को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी
यहाँ पर मार्स आकर कहता है मैं चाहता हूँ मैं आपकी बेटी साफिरा से शादी कर लूँ। और उसके ये बात को सुनकर किंग भी मान जाते हैं। और ये सुनकर मार्स कहता है सातो मैं तुमसे एक काम में तो आगे हूँ। और यहाँ पर सातो को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सातो चौंकते हुए कहता है क्या तुमने बहुत सारा कुछ कर भी लिया। और तभी स्लेडर यहाँ से जाते हुए मार्स को बताता है जो विनिक्स थी वो हमारे एम्पायर से कुछ कनेक्शन है, इसी वजह से मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा। और मार्स तुम कभी भी हमारे एम्पायर पे आ सकते हो। और ये सुनकर मार्स भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम लोग विनिक्स को देखते हैं जो कि किंग को सारा कुछ बता देते हैं। जिस सुनकर किंग कहता है तो फिर क्या हुआ, जिस पर विनिक्स बताती है भले ही मैं इसमें हार गई हूँ लेकिन मैं अभी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर ही वो किंग को कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर किंग ये समझ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक यूजलेस हो और तुम अभी मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। और ये सारा कुछ देख के विनिक्स पूछती है आखिरकार तुमने ये सारा कुछ किया ही क्यों। जो सुनकर किंग बोलता है मेरे रास्ते में कोई भी आए चाहे वो रिंग किंग हो या फिर एवेस किंग, मैं सभी को मार डालूंगा। और आगे हम लोग सभी को एक ही साथ एक ही बेड में देखते हैं। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बास्टर सभी को बताते हैं अगर तुम चारों लड़कियां रिंग किंग के पास रहोगे तो रिंग किंग का पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा। और इसी वजह से सभी लड़कियां एक साथ सातों के साथ सो जाता है। और अगले दिन पे सातों जब भी उठता है वो उससे कहता है मैं आज तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुन के नेविटिस कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जो दिक्कत सातों उससे कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं और ही मैं अकेले में डेट पर जाना चाहते हैं। और उसका ये बात को सुनकर नेविटिस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और ये सारा कुछ देखकर ग्रेनाइट उठकर कहती है तुम लोग जाओ मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगी। और उसका ये बात को सुनकर सातों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सातों को ऐसा लग रहा था ग्रेनाइट ही उन दोनों का रुकावट बनेगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे नहाती हुई कहती है आज मैं अच्छे से नहाऊंगी क्योंकि मैं सातों के साथ डेट पर जो जाने वाली हूँ। और दूसरी साइड सातों एल्बास्टर के पास जाकर कहता है मैं इस दुनिया पे हिमे के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इस दुनिया के पैसा नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर एल्बास्टर उसको कुछ पैसे देते हुए कहते हैं मैंने तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए हैं और मुझे पता है आज तुम दोनों बाहर रहकर बहुत सारा कुछ करने वाले हो। तो यहाँ पर हिमे आकर कहती है मुझे माफ कर देना सातों मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और हिमो को देख के एल्बास्टर कहते हैं तुम दोनों आज मजे करना। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घूमने के लिए निकल चुके होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उन दोनों के पीछे सातों की और 3 वाइफ भी होती है जो कि चुप चुप कर उन दोनों का पीछा कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं सभी लोग सातों को देखकर पहचान जाते हैं कि वो एक रिंग किंग है। और इसी वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर हिमे सोचने लग जाती है ये तो बिल्कुल भी डेट जैसा नहीं लग रहा बट सातों को काफी अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए काफी है। और वैसे भी आज सातों रिंग किंग नहीं है बल्कि वो एक नॉर्मल सा लड़का है जिसको कि मैं पहले से जानती हूँ। जिसके बाद हम लोग उन दोनों को एक रेस्टोरेंट पे देखते हैं और वहाँ पर तो सातों खाना खा रहा था लेकिन बार बार हिमे तो उसको ही घूरे जा रही थी। और ये देखकर सातों उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर हिमे उसका मुंह पोंछती हुए कहती है तुम्हारा मुंह में खाना लगा हुआ था। और ये सारा कुछ देखकर नेविटिस कहती है मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रही है। जिस दिन ग्रेनाइट उससे कहती है तुम इतना ज्यादा निराश मत हो और क्या पता सातों के वॉल पे कोई ऐसा रूल हो जहाँ पर एक आदमी एक ही गर्लफ्रेंड को रख सकता है। और इसी वजह से हम लोगों को बस सातों का माइंड को चेंज करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को एक पार्क में देखते हैं और उन दोनों को इस पार्क पे देखकर साफिर कहने लग जाती है कि इस पार्क पे सभी लोग डेट पर आते हैं। और जब भी सातों और हिमे वो पार्क को देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं क्योंकि उस जगह पर सभी कपल काफी ज्यादा क्लोज थे। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और आगे वो दोनों जाकर एक बेंच पे बैठते हैं और वहाँ पर तो हिमे बस उसको ही घूरे जा रही थी। और उसको ऐसा करते हुए सातों सोचने लग जाता है आखिरकार ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है, क्या वो चाहता है कि मैं उसको किस करूं। और इसी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हिम्मत करके एक दूसरे के क्लोज आते हैं किस करने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और वहाँ पर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं लेकिन तभी सातों रुक कर कहने लग जाता है हम लोग को ये सारा कुछ पब्लिक प्लेस पे करना नहीं चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर हिमे कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम मुझे किस करने के टाइम पे इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील क्यों कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों घर जाती हुए कहने लगते हैं हम लोग को ऐसे उन दोनों के ऊपर नजर रखना नहीं चाहिए। जिस पर ग्रेनाइट कहती है मुझे नहीं लगता कि आगे वो दोनों कुछ करने वाले हैं। और तभी नेविटिस कहने लग जाती है मैं आज तक कभी भी दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई बाहर पे, इसी वजह से मुझे आज काफी ज्यादा ही मजा आया। और उसका ये बात को सुनकर साफिर कहती है क्या तुम दोस्त बोल रहे हो और तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा एज कुछ ज्यादा ही है। ये सुनकर तो नेविटिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे और तभी सातों वहाँ पर कहने लग जाता है हिमे ये तुम्हारी दुनिया है और मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि इस दुनिया पे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता इस दुनिया पे और हमारी दुनिया पे कोई अंतर है। और हिमे तुमको क्या लगता है क्या मैं अभी एक हीरो की तरह बातचीत कर रहा हूँ। जिस पर हिमे कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ही ज्यादा बदल जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर पे वापस जा रहे थे लेकिन तभी अचानक से हिमे कहती है साथों मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा शुक्रिया। और क्या आज ये एक डेट था। और उसका ये बात को सुनकर साथों
घबराते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि आज ये एक डेट था। और उसको परेशान देख के हिमे उससे कहती है तुम मेरे बातों का गलत मतलब मत लेना, और जब तुम मुझे घूमने के लिए ऑफर किए थे मैं काफी ज्यादा हैरान थी। जिस पर सातो कहता है वैसे भी हम लोग एक कपल है और नॉर्मल कपल जो कुछ भी करते हैं वो लोग आज तक हम लोग कभी भी नहीं किया, लेकिन मैं ये सारा कुछ करने के लिए काफी टाइम से वेट कर रहा था। और इसका ये बात को सुनकर हिमे हैरान होती हुई कहती है मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम हमेशा ही मुझे स्पेशल फील नहीं करवा सकते क्योंकि मैं अकेला ही तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, और तुम्हारा स्पेशल फील करवाने के चक्कर में चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और इसका ये बात को सुनकर सातो कहने लग जाता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे दिल में बस तुम ही हो और मेरे दिल ही बस तुम्हारे लिए ही है। और उसका ये बात को सुनकर हिमे उदास होती हुए बताती है ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मेरे तरह और भी प्रिंसेस है जो कि तुम्हारे लिए बस अपना घर छोड़ा, और इसी वजह से तुमको उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर सातो उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर कहता है लगता है तुम मेरा बात नहीं समझी। और ये कहकर ही सातो हिमे को एक किस करता है, और जब भी सातो को रियलाइज होता है वो शर्माते हुए कहता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया, और इसी वजह से वो कहता है चलो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। ये कहकर ही वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर हिमे उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है नहीं मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। और उसका ये बात को सुनकर सातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आज हम दोनों बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। और तभी वहाँ पर उस जगह पर एक रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है क्या तुम दोनों को रात के लिए एक रूम चाहिए। और उसके ये बात को सुनकर सातो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे लगता है मुझे हाँ कहना पड़ेगा। और दूसरी साइड हिमे भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहने लग जाती है आखिरकार मैंने उसको क्या बोल दिया। और सातो कुछ बोले इससे पहले हिमे उससे कहती है सभी हमारा वेट कर रहे हैं इसी वजह से हमें घर पे वापस जाना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर सातो कंफ्यूज होकर कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। जिस सुनकर हिमे हंसती हुई कहती है ये सभी हम लोग कभी और करेंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी बैठ के विचार कर रहे थे, और तभी साफिर कहने लग जाती है मैं रिंकिंग के साथ नहीं जाना चाहती। जिस पर अल्बास्टर उसको समझाते हुए कहते हैं तुमको रिंकिंग के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बिना सातो तुम्हारा पावर को यूज ही नहीं कर पाएगा। जिस पर साफिर कहती है वैसे भी रिंकिंग के पास 3 प्रिंसेस है तो फिर सातो को मेरी क्या जरूरत है। और उसका ये बात को सुनकर ग्रानाइट उससे कहती है साफिर तुम नेविटी से कुछ सीखो क्योंकि वो भी घर से बाहर आने के लिए काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे साथ आई क्योंकि वो सातो को और भी ज्यादा पावरफुल करना चाहती थी। और काफी समझाने के बाद साफिर भी बाद में मान जाती है। और आगे साफिर अपने बहन से पूछती है क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर रह लोगी। जिस पर वो बताती है हाँ दीदी तुम जाओ मैं यहाँ पर सारा को संभाल लूंगी, और आप मार्स को लेकर भी बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि उसको अपना गोल मिल चुका है। और इसी वजह से मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ और आप बिना टेंशन से यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो सभी हमने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं और वो सफर तो थोड़ा सा हार्ड होने वाला था। तो यहाँ पर साफिर बताने लग जाती है पिछले बार रिंग किंग और आवेश किंग के फाइट के बीच में किंगडम ऑफ आर्क के लोग रिंग किंग का साथ काफी अच्छे से दिया और उस फाइट पे उनकी काफी सारे लोग मारे भी गए थे। और इसी वजह से वो लोग आउटसाइड के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते और उन लोगों का पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा कम हो गया है और उन लोगों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसी वजह से वो लोग अभी अंडरग्राउंड पे रहते हैं। और आगे वो लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अल्बास्टर बताते हैं इसके बाद हम लोग को पैदल ही ये सफर को तय करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग माउंटेन के रास्ते से जा रहे थे और ये दिक्कत साथों कहने लग जाता है हम लोग को और कितना चलना होगा, हम लोग करीब 3 दिन से चल रहे हैं। जिस पर अल्बास्टर बताते हैं बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और देखो इस जगह पर कितने सारे मॉन्स्टर की हड्डियां हैं। और जब पिछले बार आवेश किंग के साथ फाइट हुआ था ये सभी मॉन्स्टर उन्हीं के ही साथ थे और ये सारा कुछ देखकर नेफेरिस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और आगे ग्रे नाइट आसपास के सभी जगह को चेक करते हुए बताती है आसपास पे तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर सातो कहने लग जाता है अगर यहाँ पर मॉन्स्टर दिखाई भी रहा तो साफिर दोबारा से वो क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जिससे कि साफिर काफी इजीली वो सभी मॉन्स्टर को हरा देगी। और उसका ये बात को सुनकर साफिर उससे कहती है क्या तुमको पता भी है उस चीज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। तो ये मार्स कहता है अब हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और इसी वजह से वो लोग टेंट लगा के रेस्ट लेने लगते हैं। और तभी सातो अल्बास्टर से पूछने लग जाता है अब मुझे सच बताना ये रिंग को कलेक्ट करने से कुछ बेनिफिट भी होता है। और उसका ये बात को सुनकर अल्बास्टर उनसे कहते हैं आखिरकार तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिस पर सातो बताता है पहले से ये एम्पायर रेडी है एबिस किंग से लड़ने के लिए और इसी के साथ उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को हरा भी दिया है और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे ऊपर डिपेंड होता होगा क्योंकि पूरे किंगडम में एबिस किंग से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मुझे नहीं लगता इस जगह पे किसी को भी रिंग किंग की जरूरत है। और इसका ये बात को सुनकर अल्बास्टर बताते हैं तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और सबके ओपिनियन भी अलग अलग है और वैसे भी कोई भी नॉर्मल पर्सन एबिस किंग को हरा नहीं सकता, उसके लिए रिंग किंग की जरूरत है। जिस पर सातो कहता है क्या किसी को भी रिंग किंग के ऊपर भरोसा भी होगा। जिस पर अल्बास्टर बताते हैं एबिस किंग की पावर काफी ज्यादा है, इसके बारे में मैंने सुना था। और उसका ये बात को सुनकर सातो तो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। जिसकर अल्बास्टर हंसते हुए बताते हैं तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वैसे भी एबिस किंग जागने वाला है और हमारे पास रिंग भी है और तुमने 4 रिंग को कलेक्ट कर लिया है, हमें बस और 1 रिंग चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फाइनली उस सिटी में पहुंच जाते
जाते हैं, लेकिन उस सिटी का हालत तो काफी ज्यादा खराब होता है। और ये सारा कुछ देखकर साफिर बताने लग जाती है वो लोग इस सिटी को पहले जैसा बना सके इससे पहले वो लोग यहाँ से चले गए। और तभी साफिर कहने लग जाती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ही वेट करती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर ग्रेनाइट कहती है अगर तुम थक गए हो तो तुम मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, मैं तुमको लेकर जाती हूँ। और वैसे भी तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। ये सुनकर साफिर उससे लड़ने लगती है। और तभी हिमे को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। और उसका ये फेस को देखकर मार्स उससे पूछता है आखिरकार तुमको क्या हुआ है। जिस पर हिमे बताती है मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। जिस पर वो कहता है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। और आगे वो लोग एक बड़े से दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। और जब भी सातो एक एविस किंग का नाइट को देखता है वो अल्बस्टर से कहता है देखो यहाँ पर एक नाइट है। और वो नाइट को देखकर अल्बस्टर बताते हैं वो कोई नाइट नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है। और तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि वो बिना ह्यूमन के चलने नहीं वाला। और तभी हम लोग को पता चलता है कि ये किंगडम टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे थे। और जब एविस किंग के साथ रिंग किंग की लड़ाई हुई इन लोग की हालत काफी ज्यादा बुरे हो गए थे। और इसी वजह से वो लोग अंडरग्राउंड पे चले गए। और आगे अल्बस्टर बताते हैं ग्रेनाइट का जो चलता फिरता किंगडम है वो इन्होंने गिफ्ट किया था। जिस पर ग्रेनाइट कहती है हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो था लेकिन मुझे पता नहीं है आखिरकार हमारा किंगडम चलता कैसा है। और वो लोग ऐसे ही बातचीत कर ही रहा होता है तभी अचानक से वो नाइट उठकर सातो के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर सातो भी उसके अटैक को डॉज करते हुए अल्बस्टर से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर अल्बस्टर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब भी वो उस नाइट का हाथ का रिंग को देखता है उसको पता चलता है कि ये नाइट को एविस किंग कंट्रोल कर रहा है। और तभी वो नाइट सातो के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से सातो काफी दूर जाकर गिरता है। और वो दोनों एक साथ लड़ाई कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से वो नाइट के अंदर से एविस किंग का आवाज आता है बच्चे तुम मेरे रास्ते में मत आओ और वैसे भी तुम इस दुनिया के भी नहीं हो और इसी वजह से तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है इस दुनिया को बचाने का। जिस पर सातो बताता है भले ही मैं इस दुनिया के नहीं हूँ लेकिन इस दुनिया के लोग भी शांति से जीना चाहते हैं और कुछ भी हो जाए मैं हिमे की दुनिया को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर हिमे उसको किस करके उसका पावर भी एक्टिवेट कर देती है। जिसका सातो अपने पावर के मदद से एक ही अटैक में वो नाइट को हरा देता है। और तभी अचानक से वो ब्लैक रिंग चमकने लग जाता है और उससे आवाज आने लगता है अब फाइनल टाइम आ चुका है मेरा जागने का। और ये बताकर ही वहाँ के सभी रिंग गायब हो जाता है। और ऐसा कुछ देखकर सभी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड एविस किंग को देखते हैं जो कि जाग चुका है। और तभी अचानक से सातो के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से काफी खतरनाक दो मॉन्स्टर निकलता है। और ये देखकर अल्बस्टर कहते हैं ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है इसी वजह से हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और जब भी वो लोग बाहर निकलते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारा मॉन्स्टर आ गया था। और इतने सारा मॉन्स्टर को देखकर सातो साफिर से कहता है जल्दी से तुम वो वाला क्रीचर में बदल जाओ। और इसका ये बात को सुनकर साफिर बताती है ऐसा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें काफी सारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसी के साथ मुझे इस जगह पे काफी सारा वाटर की भी जरूरत पड़ेगा जो कि यहाँ पर नहीं है इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। और उसका ये बात को सुनकर सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे अल्बस्टर बताते हैं सातो हमें इन मॉन्स्टर से लड़ाई करना ही होगा। और अल्बस्टर का ये बात को सुनकर सभी वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लगते हैं लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर को हराने के बावजूद भी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और काफी लड़ाई करने के वजह से सातो भी यहाँ पर काफी ज्यादा थक जाता है। और इसका कुछ देखकर अल्बस्टर अपना लाइट का पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इस वजह से मॉन्स्टर को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिस चीज का फायदा उठाकर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पर तो सातो की हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा एनर्जी लॉस कर लिया था। और जब भी सभी आगे देखते हैं सभी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उनके सामने काफी बड़ा एक पोर्टल खुला हुआ था और उसके अंदर से काफी सारा मॉन्स्टर भी निकल रहा था। और ये सारा कुछ देखकर अल्बस्टर सैड होते हुए कहने लगते हैं अभी रिंग किंग के पास 4 रिंग है और जब तक उसको और एक रिंग नहीं मिल जाता तब तक वो अपना रियल पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता। और अभी फाइट करना बेवकूफी होगा और हम लोग को 5th रिंग भी कलेक्ट करना है लेकिन अभी तो एविस किंग जाग चुका है और हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद हम हार चुके हैं। और उसका ये बात को सुनकर सातो कहने लग जाता है आप प्लीज ऐसा मत कहिए हम लोग के पास अभी भी और एक मौका है। जिस पर वो बताते हैं वो लोग हमें यहाँ से भागने नहीं देगा और इसके साथ हम अभी इस जगह पे चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये बताकर वो एक पोर्टल ओपन करते हैं और उन लोगों को कहीं और जगह पर भेजने लगते हैं। और इस सारा कुछ देखकर सातो पूछता है आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। जिस पर अल्बस्टर बताते हैं मैं तुम लोगों को यहाँ से कई सेफ जगह पर भेज रहा हूँ और कुछ भी हो जाए तुम उस रिंग को एविस किंग के हाथों लगने मत देना। और तभी मार्स वो पोर्टल से निकलते हुए कहता है मैं आप ही के साथ यहाँ पर लड़ने वाला हूँ। और ये देखकर अल्बस्टर कहने लगते हैं सातो तुम मेरे आखिरी होप हो और मुझे माफ कर देना मैं तुमको ऐसे गुड बाय बोल रहा हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम प्लीज हिमे का ध्यान रखना। और अल्बस्टर का ये बात को सुनकर हिमे रोते हुए कहने लग जाती है ग्रैंडपा आप ऐसा मत कीजिए। और तभी अचानक से वो लोग कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं और आगे अल्बस्टर मार्स से पूछते हैं क्या तुम सच में यहाँ पर ही रहकर मेरे साथ लड़ाई करने वाले हो। जिस पर मार्स बताता है हाँ मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी आखिरी दम तक लड़ाई करने में। और तभी दूसरी साइड हम लोग सातो को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया पे आ गए थे और वहाँ पर तो हिमे अपने ग्रैंडफादर के वजह से काफी ज्यादा रो रही थी। और ये सारा कुछ देख के सातो को तो समझ ही नहीं आ रहा
रहा था आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और जब भी सातो को रियलाइज होता है कि ये उसका ही दुनिया है तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एक नई दुनिया पे आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और तभी हम लोग सभी को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर सातो आ जाता है जो देखकर सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कपड़े परचेज करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर सभी नए नए कपड़े भी ट्राई करते हैं और उन लोगों को देखकर सभी सोचने लग जाते हैं आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर कोई कॉस्प्ले करने के लिए आए हैं। और इसके बाद सभी लोग एक रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाते हैं जहाँ पर सभी डिसाइड कर रहे होते हैं आखिरकार वो लोग आगे क्या करेंगे। जहाँ पर सातो बताने लग जाता है जब तक पोर्टल का लाइट ओपन नहीं हो जाता हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसका ये बात को सुनकर ग्रेनाइट कहती है हम लोग को तो कुछ न कुछ करके पोर्टल का लाइट को ओपन करना ही होगा। जिस पर साफिर कहती है हम लोग को कोई ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हमारी दुनिया से इस दुनिया का कनेक्शन हो। और इसी वजह से हम लोग का पहला मिशन है वो जगह को ढूंढना जहाँ पर हमारी दुनिया से इस दुनिया का कनेक्शन हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ एक साथ नहा रहे होते हैं और तभी ग्रेनाइट कहने लग जाती है इस दुनिया पे तो बस इंसान ही इंसान है और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है इस दुनिया पे मैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाऊंगी और ये चीज करने के लिए मुझे सातों के साथ बहुत सारा कुछ करके बच्चा पैदा करना होगा। आगे ग्रेनाइट हिमे के पास जाकर उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा और सातों का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, जिस पर हिमे बताती है ये बात तुम सातों के पास जाकर ही पूछ लेना। और आगे सभी सोने जाते हैं जहाँ पर सभी लड़कियाँ एक रूम पे सोते हैं और दूसरे रूम पे हिमे और सातों एक साथ सोते हैं। और जब भी हिमे बेड पे बैठती है वहाँ पर तो वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और तभी सातों हिमे से पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास खाना और कपड़े परचेज करने का पैसा कहाँ से आए, जिस पर हिमे बताती है जब भी मैं अपने कमरे में गई मुझे एक ग्रैंडफा का लेटर मिला जिस पर लिखा था अगर तुम ये लेटर को पढ़ रहे हो तो फिर हमारा मिशन फेल हो चुका है और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ पैसे और जरूरत का सामान रख रहा हूँ। और लास्ट में लिखा था तुम अपनी दुनिया भूल जाना और इस दुनिया पे शांति से रहना। और ये बताते बताते हिमे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। और अगले दिन पे वो दोनों स्कूल जाते हैं क्योंकि समर ब्रेक खत्म हो गया था। और वहाँ पर सातो अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे दोबारा स्कूल आना पड़ेगा। फिर हम लोग को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेविटिस लाइब्रेरी में जाकर काफी सारे बुक पढ़ती है जिससे कि वो इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाए। और दूसरे साइड ग्रेनाइट बिल्लियों के साथ कुछ ज्यादा दोस्तियां कर ली थी और दूसरे साइड साफिर घर में बैठ कर कुछ न कुछ तो सोचती रहती थी। और तभी हम लोग सातों को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पोर्टल ओपन हुआ था। और तभी वहाँ पर उस जगह पर हिमे आकर पूछती है सातों तुम इस जगह पर हर दिन आते हो ना। और सातों क्या तुमको याद है ग्रैंडफादर ने आखिरी शब्द क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि वो सभी प्रिंसेस के ऊपर लगा हुआ कर्ज को हटा देंगे और इसी के साथ सभी प्रिंसेस के ऊपर जो बोझे हैं वो हटा देंगे और तुम ज्यादा चिंता मत करो वो लोग भी इस दुनिया पे अपना खुशियाँ ढूंढ लेंगे। और आगे हिमे सातों के काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे कहती है तुम उस दुनिया के बारे में भूल जाओ और चलो हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं। और उसका ये बात को सुनकर सातों भी धीरे धीरे करके उसका बात को स्वीकार करने ही लग गया था। लेकिन तभी अचानक से एक बॉक्स के अंदर से काफी सारा लाइट आने लग जाता है और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से वो बॉक्स के अंदर से एक लड़की निकलती है, उन दोनों से कहती है वो उस समय से मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और काफी टाइम बाद मुझे तुम मिल ही गए। और वो हिमे और सातों को इतना ज्यादा क्लोज देखती हुए कहती है मुझे लगता है मैं कोई गलत टाइम पे इस जगह पे एंट्री कर गई और इसी वजह से हम लोग कभी और मिलेंगे। और उसका ये बात को सुनकर सातों उससे पूछता है आखिरकार तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला और इसका मतलब तुम रिंग ऑफ पार्क की प्रिंसेस होगी, जिस पर वो बताती है हाँ तुमने सही कहा और मेरा नाम है एम्बर। और इसका ये बात को सुनकर सातों उससे पूछता है क्या तुम इतने समय से हाथ पर ही रहती थी, जिस पर एम्बर बताती है काफी समय पहले जब रिंग किंग और एविस किंग के साथ फाइट हुई थी उस टाइम पे डॉट की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी और डॉट की संख्या इतना ज्यादा कम हो गई थी उन लोगों को भी पता था कि वो लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे और इसी वजह से वो लोग मिलके मुझे क्रिएट किया और मैं एक इमोर्टल हूँ और इसके साथ मैं डॉट के प्रिंसेस का एक बस क्लोन हूँ। और आगे मुझे इस दुनिया पे रिंग के ड्यूटी के लिए भेजा गया और मेरा ये काम था रिंग किंग को सही सलामत ये रिंग देना और मैं काफी समय से इस जगह पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फाइनली मुझे तुम मिल ही गए। और आगे वो सातों के क्लोज जाकर कहती है चलो अब तुम ये रिंग ले लो। और तभी ही मैं काफी गुस्से में कहने लग जाती है एविस किंग फिर से जिंदा हो चुका है और हम लोग हार चुके हैं और इसी वजह से हम लोग इस दुनिया पे वापस आ गए और हम लोग दोबारा फाइट नहीं करना चाहते हैं। और वहाँ पर तो ही मैं काफी ज्यादा उदास होती है और वो सातों को भी खोना नहीं चाहती। और उसका ये बात को सुनकर एम्बर कहती है ठीक है मैं सातों को फोर्स नहीं करूंगी और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती है जब भी तुमको मन करे तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे और तभी नाविटिस कहने लग जाती है सातों क्या तुम जल्दी घर पे वापस आ सकते हो क्योंकि तुम्हारे बिना हम लोग घर पे काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। और उसका ये बात को सुनकर सातों बताता है मेरा समर वेकेशन का काफी ज्यादा होमवर्क बचा हुआ था और इसी वजह से मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। जिस पर नाविटिस बोलती है हमें इसके बारे में नहीं पता लेकिन तुम जब नहीं होते हम लोग काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। और तभी साफी सातों से पूछती है क्या तुम दोनों 3 दिन कहीं पर गए थे और आखिरकार तुम लोग गए कहाँ थे। और उसका ये बात को सुनकर सातों
भी एम्बर के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में ही में कहने लग जाती है हम दोनों बस शॉपिंग करने के लिए गए थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों सो जाते हैं, जो देखकर हिमे सातो को एक दूसरे रूम पे लेकर जाती है। और तभी सातो हिमे से पूछता है कि हम लोग एम्बर के बारे में उन लोगों को नहीं बताएंगे, जिस पर हिमे बताती है बिल्कुल भी नहीं, और अब मैं तुमको खतरे में नहीं डाल सकती, इसी वजह से हम लोग कहीं पर ही रहेंगे। और तभी हम लोग ग्रेनाइट को देखते हैं जो कि उन लोगों का सारा बातें सुन रही होती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो स्कूल जा रहा होता है। स्कूल में तो हिमे का कुछ काम था, इसी वजह से वो स्कूल में कुछ ज्यादा जल्दी चली गई थी और वो जा ही रहा होता है। तभी अचानक से झाड़ू के अंदर से एम्बर बाहर निकलती है, जो देखकर सातो तो हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे सातो उससे पूछता है एम्बर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर एम्बर बताती है मैं तुमको यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम ही मेरे डेस्टिनी हो, और कल जब तुम मेरे पास आए थे मुझे लगा था मैं कल कंप्लीट हो जाऊंगी, लेकिन तुम वहाँ पर मेरे लिए नहीं आए थे बल्कि तुम खुशी को ढूंढने के लिए आए थे। और उसका ये बात सुनकर सातो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और आगे सातो जहाँ पर भी जाता है एम्बर उसके पास आ जाती है, और जब भी सातो वेजिटेबल परचेज करने के लिए आता है एम्बर उसके पास आकर कुछ बताकर ही चले जाती है। और अगले दिन पे सातो उसी फॉरेस्ट पे आता है, और ये देखकर वहाँ पर एम्बर भी आ जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मेरे पास ऐसा भी पहाड़ है जिससे कि मैं पोर्टल को ओपन कर सकती हूँ। ये के करीब वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो तो एम्बर के बारे में सोचे जा रहा था, और बाद में सातो के पास एम्बर आकर बताती है तुमको देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोबारा उस दुनिया पे जाना चाहते हो, जिस पर सातो कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जब भी मैं हिमे का फेस को देखता हूँ मेरा सारा के सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और क्या मैं 5 रिंग कलेक्ट करने के बाद भी कुछ कर सकता हूँ, जिस पर एम्बर कहती है हाँ तुम कर सकते हो क्योंकि बोर्डिंग के अंदर एक ऐसा भी पहाड़ है जिससे कि तुम एवेस किंग को सील कर सकते हो, और मैं तुमको फोर्स नहीं करना चाहती लेकिन मैं रिंग किंग के लिए बनी हुई हूँ। और आगे वो बताती है सभी प्रिंसेस बड़ी होती है और अपने रिंग का पावर रिंग किंग को देती है, और इसी के साथ वो रिंग किंग के साथ पूरा जिंदगी बिताते हैं, यही है असली रिंग किंग की ड्यूटी। और इसका ये बात को सुनकर सातो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और आगे सातो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपना रिंग दोगी, और इसका ये बात को सुनकर एम्बर पूछती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है, जिस पर वो बताता है हाँ बिल्कुल। और इसका ये बात को सुनकर एम्बर सातो के काफी ज्यादा क्लोज जाकर उसको किस कर देती है, और इसी वजह से सातो के हाथ में 5वां रिंग भी आ जाता है। और आगे जब भी सातो घर पे आता है वो देखता है हिमे तो वहाँ पर रो रही होती है, और जब भी हिमे सातो को देखती है वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। फिर अगले सीन में हम लोग उन दोनों को एक बेड पर देखते हैं जहाँ पर हिमे कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ा सा ग्रैंडफादर की याद आ गई थी और इसी वजह से मैं उस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई। और तभी उसकी नजर सातो के रिंग पे जाती है, और वहाँ पर तो सातो के हाथ में 5वां रिंग होता है, जहाँ पर सातो कहने लग जाता है मुझे रिंग ऑफ पार्ट का प्रिंसेस से 5वां रिंग मिल गई। और इसका ये बात को सुनकर हिमे उससे पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सातो बताता है मैं फिर से वहाँ पर जाना चाहता हूँ, जिस सुनकर हिमे रोते हुए कहती है नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, जिस सुनकर सातो बोलने लग जाता है उस टाइम पे हमारे पास 5 रिंग नहीं थी, इसी वजह से हम लोग हार गए थे, लेकिन अभी मेरे पास 5 रिंग है, इसी वजह से हम लोगों का जाने का टाइम आ चुका है। और इसका ये बात को सुनकर हिमे कहती है ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम अगर उस दुनिया पे जाकर खतरे में आ गए तो हम लोग का क्या होगा, जिस पर सातो कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन यही तो एक रिंग किंग की ड्यूटी है, और इसी वजह से तुम्हें भी रिंग किंग का ड्यूटी निभाना चाहिए हिमे, और अब हम लोग पीछे हट नहीं सकते, और क्या तुम इतने आसानी से हार मान लोगी, और कुछ भी हो जाए हम लोग को अब एवेस किंग के साथ फाइट करना ही होगा, और इसी वजह से तुम उस दुनिया की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर मत लो। और वैसे भी तुमको पता है ना आखिरकार मेरे पावर कैसे बढ़ेगी, हमारा बॉन्ड जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा पावर बढ़ेगा, और इस दुनिया पे मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ, इसी वजह से मैं एवेस किंग को हराऊंगा, और कुछ भी हो जाए मैं ये बैटल जीत कर ही रहूंगा। और इसका ये बात को सुनकर हिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो शर्माने लग जाती है, जहाँ पर सातो उसे कहता है सातो तुमको याद तो होगा ना कि मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था, और उसका ये बात को सुनकर सातो कहता है क्या तुम अभी ये सारा कुछ करना चाहते हो, जिस पर हिमे बताती है अब तुम इतना भी मत शर्माओ, और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो सारा कुछ करने वाले होते हैं। तभी एम्बर आकर कहती है मैंने पोर्टल ओपन कर दिया है और इसी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और जब भी वो उन दोनों को ऐसे पोजीशन पे देखती है वो कहने लग जाती है लगता है मैं दोबारा गलत टाइम पे आ गई, और दूसरी साइड एम्बर को देख के सातो और हिमे भी काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और तभी एम्बर कहने लग जाती है मैं पोर्टल को एक ही बार ओपन कर सकती हूँ, इसी वजह से मुझे क्या करना चाहिए, और इसका ये बात को सुनकर सातो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और तो यहाँ पर ग्रेनाइट उन दोनों को ले आकर कहती है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उन दोनों को यहाँ पर देख के हिमे तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, और आगे ग्रेनाइट कहने लग जाती है अब टाइम आ ही गया, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसका ये बात को सुनकर सातो कहता है क्या तुमको इसके बारे में पहले से ही पता था, जिस पर वो बताती है हाँ मुझे इसके बारे में सारा कुछ पता था, जो सुनकर हिमे ग्रेनाइट से माफी मांगती है, जिस पर ग्रेनाइट बताती है तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और आगे सभी लोग उस दुनिया पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और देखते देखते सभी उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर तो काफी सारा अंधेरा होता है, इसी वजह से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी वजह से एम्बर अपनी बॉडी को ग्लो करने लग जाती है, जिस वजह से
उस जगह पे उजाला आ जाता है। और जब भी वो लोग बाहर पे निकलते हैं वो लोग एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे सोल्जर के साथ साथ काफी सारे मॉन्स्टर का भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और तभी ग्रेनेड को कुछ सुनाई देती है, इसी वजह से वो सभी को उस जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे सोल्जर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और तभी अचानक से सातू के हाथ का सारा रिंग चमकने लग जाता है, जो देखकर उसको समझ आ जाता है एवेस किंग यहीं कहीं पड़ी है। और तभी हम लोग कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि एवेस किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर एवेस किंग अपने पावर के मदद से एक ही झटके में सभी को हरा देता है। और ये सारा कुछ देख के हिमे तो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो सातू के पास जाता है, जो देखकर सातू कहने लग जाता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 5 रिंग है। और इसका ये बात सुनकर साफिर और नेफिरिस उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और तभी ग्रेनेड उसको किस करते हुए कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। और तभी यहाँ पर एम्बर भी आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर हिमे सीधा जाकर सातू को एक किस करता है। और ये कर वो काफी ज्यादा शर्माती हुए कहती है मैं यहीं पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। और आगे सातू लड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने रिंग के मदद से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। और इसी के साथ वो काफी सारे मॉन्स्टर को भी हराता है। और सातू को देखकर एवेस किंग कहने लग जाता है अच्छा तुम यहाँ पर आई गए। और उसका ये बात को सुनकर सातू कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पर वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन एवेस किंग भी कम नहीं होता, जहाँ पर वो काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी सातू के हाथ पे 5 के 5 रिंग चमकने लग जाते हैं, जहाँ पर वो रिंग कहने लग जाता है रिंग किंग तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, और इसी वजह से टाइम आ चुका है सभी रिंग के पावर को कंबाइन किया जाए। और तभी अचानक से वो 5 रिंग कंबाइन होकर एक रिंग में बदल जाता है, जो देखकर सातू तो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी वजह से सातू का तो पावर हद से ज्यादा पावरफुल हो गया था। और जब भी सातू एवेस किंग के ऊपर अटैक करता है सभी प्रिंसेस को महसूस हो रहा था कि उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर सातू का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था, जहाँ पर वो अपने वही अटैक के मदद से काफी सारे मॉन्स्टर को भी हरा देता है। और ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से सातू हद से ज्यादा थक जाता है। जहाँ पर वो देखता है वो अटैक के वजह से एवेस किंग काफी ज्यादा घायल हो गया है, लेकिन अभी तक एवेस किंग मरा नहीं है, और वो अपने आप को हील भी करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सातू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और अपने मन में कहने लग जाता है आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, अब तक तो एवेस किंग मर जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 5 के 5 रिंग है, और क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। और यहाँ पर सातू तो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो गिर जाता है। और ये सारा कुछ देखकर एवेस किंग कहने लग जाता है तुम बस मेरे लिए एक पपिट हो, और इसी वजह से मैं जैसे चाहे तुमको नचा सकता हूँ। और सातू को ऐसे हालत में देखकर सभी प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराने लग जाती है, जहाँ पर ग्रेनेड कहती है मैं जा रही हूँ सातू को बचाने। और उसका ये बात को सुनकर सभी प्रिंसेस भी सातू को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी हम लोग सातू को देखते हैं, जिसको कि एवेस किंग कठपुतली की तरह नचा रहा था। और तभी एवेस किंग सातू के अंदर अपना ब्लैक मैजिक को डालने लग जाता है, जिस वजह से सातू काफी जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे ग्रेनेड आकर सातू को बचा लेती है। और सभी प्रिंसेस को यहाँ पर देख के सातू उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर ग्रेनेड बताती है हम तुम्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते। और तभी एवेस किंग अपने मैजिक के मदद से वहाँ पर काफी सारे पोर्टल को ओपन कर देता है, और इसी वजह से उस जगह पर काफी सारा मॉन्स्टर आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सभी प्रिंसेस वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगती हैं, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या काफी ज्यादा थी, इसी वजह से वो लोग लड़ नहीं पा रहे थे। और इसी के साथ उन लोगों को मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर भी लिया था। और ये सारा कुछ देख के सातू दोबारा अपने पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में सातू का तो पूरा एनर्जी खत्म हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये सारा कुछ देख के हिमे और नेफिरिस वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब भी सातू अपने आंखें खोलता है वो देखता है उसके सामने हिमे खड़ी हुई है, और यहाँ पर तो हिमे उसको उठाने के लिए आई थी। और आगे वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, और आगे सातू हिमे के साथ चर्च पे शादी भी कर लेता है। और तभी अचानक से सातू के सामने एक ब्लैक रिंग आ जाती है, जो देखकर सातू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पर तो वो ब्लैक रिंग सातू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक से नीचे से एवेस किंग का हाथ बाहर निकलता है, और वो सातू को मारने की कोशिश करता है। और इसी वजह से वहाँ पर तो सातू मरने वाला था, लेकिन तभी उसको हिमे और उसका प्रॉमिस का याद आता है। और जब भी वो अपना आंखें खोलता है वो देखता है वो तो एक बड़े से पक्षी के ऊपर बैठा हुआ है, और वो पक्षी को तो एल्फेस्टर चला रहा था, जो देखकर सातू उससे पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ और क्या ये स्वर्ग है, जिस पर एल्फेस्टर उसको बताते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, अभी भी तुम जिंदा हो। और तभी ग्रेनेड बताती है एल्फेस्टर ने ठीक टाइम पे आके हम लोग को बचा लिया। और आगे वो बताते हैं मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को यूज करना पड़ा। और उसका ये बात को सुनकर सातू कहता है इसका मतलब मार्स भी तो जिंदा होगा है ना, जिस पर वो बताते हैं तुम चिंता मत करो मार्स पूरी तरीके से सेव है, और इन लोगों को बचाने वाले और कोई नहीं वही क्वीन होती है। और आगे एल्फेस्टर बताने लगते हैं मैं और मार्स वहाँ पर मरने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर समार घाटी आकर हम लोग को बचा ली थी। और सातों तुम जो अटैक एवेस किंग के ऊपर किए थे वो हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और हम लोग मिलके काफी कोशिश किए एवेस किंग को चोट पहुँचाने का, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन तुम रिंग के पावर की मदद से एक ही अटैक में एवेस किंग को इतना ही ज्यादा घायल कर दिया। और आगे ग्रेनेड पूछती है आखिरकार बाकी किंगडम का क्या हालचाल चल रहा है, जिस पर वो बताते हैं एम्पायर के जो सोल्जर है वो सभी मॉन्स्टर को माउंटेन के दूसरे साइड नहीं पहुँचने दे रहे हैं, और इसी वजह से फिलहाल के लिए काफी सारे कंट्री सेफ
सेव है। और अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए। और आगे वो सभी मिलकर नीचे एक किंगडम पे जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्ची आकर बोलने लग जाती है, किंग प्लीज हमारी मदद करो, मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और उसका ये बात को सुनकर सातो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया को बचा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अल्बास्टर बोलता है अब हमें एक मीटिंग करनी होगी। और तभी साफिर कहने लग जाती है मुझे लगा था सारी रिंग को कलेक्ट करने के बाद हम एविस किंग को हरा देंगे, लेकिन अभी तक एविस किंग मरा क्यों नहीं। और ये कहकर सभी अल्बास्टर को घूरने लगते हैं। और आगे सातो पूछता है क्या मेरे अंदर कोई कमियां हैं जो कि मैंने अभी तक पूरा नहीं कर पाया। जिस पर अल्बास्टर सभी को बताने लगते हैं जिस तरीके से तुम्हारे पास 5 रिंग है, उसी तरीके से एविस किंग के पास भी 5 ब्लैक रिंग है। जिस सुनकर एम्बर कहती है लेकिन ये ब्लैक रिंग के बारे में तो कई किताबें नहीं लिखा है। जिस पर वो बताते हैं सातो तुमको अपनी पूरी ताकत की मदद से एविस किंग को सील करना होगा, और इसके लिए तुमको 5 प्रिंसेस के साथ बहुत सारा कुछ करके अपना बॉन्ड काफी अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये बात को सुनकर हिमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और दूसरी साइड ग्रेनेड तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है फाइनली मैं सातो के साथ बच्चा पैदा कर सकता हूँ। और तभी उस जगह पर मार्स आकर कहता है तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आगे अल्बास्टर सभी को इकट्ठा करते हुए बताने लग जाते हैं पहले के जमाने के सभी प्रिंसेस रिंकिंग के साथ ही फाइट करती थी, जहाँ पर सभी प्रिंसेस रिंकिंग की फुल पावर को अनलिस्ट करते थे। जिस पर ग्रेनेड कहती है लेकिन मुझे तो अच्छी तरीके से फाइट आती है। और आगे वो बताते हैं इसी वजह से तुम 5 वाइफ को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे कि तुम अच्छे तरीके से लड़ाई कर सको। और ये सुनकर वो 5 लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक मेड साधु से कहती है हमने आपके लिए एक बेड तैयार कर दिया है। और जब भी वो अंदर जाता है वो देखता है 5 के 5 प्रिंसेस उसके लिए इंतजार कर रही थी। और तभी ग्रेनेड कहने लग जाती है तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो तुम उसके साथ बहुत सारा कुछ करना स्टार्ट कर दो। और ये सारा कुछ सुन के सातो का फेस कुछ ऐसा होता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो और हिमे वो दोनों ही हिमे के पेरेंट्स के ग्रेव के पास जा रहे थे, जहाँ पर हिमे बताने लग जाती है मेरे पेरेंट्स बचपन में ही चले गए थे और इसी के साथ मेरी एक छोटी बहन भी है जिसको कि मैं 10 साल से नहीं देखा, और मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा छोटी थी मुझे अपना पेरेंट्स के शकल ही याद नहीं है। और आगे हिमे सातो को अपने पेरेंट्स के इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है मम्मी पापा देखो ये मेरे हस्बैंड है। और तभी उस जगह पर बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती है जो देखकर हिमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और तभी अल्बास्टर बताने लग जाता है कि अब तुम लोगों को मैजिकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होगा। ये सुनकर हिमे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और आगे वो बताने लगते हैं मैं तुम लोग को ट्रेनिंग नहीं देने वाला, और मैंने एक होनहार लड़की को बुलाया है जो कि तुम लोग को ट्रेनिंग देने वाला है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है मेरा नाम है मोरियोनो। और आगे वो कहती है दीदी आपसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो लड़की को देखकर हिमे भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और मोरियानो को देखकर सातो कहने लग जाता है मतलब कि तुम हिमे की छोटी बहन हो। और इसी के साथ ये वाला एनीमे के सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया हो तो जल्दी से चेकआउट करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।